आज इसको एक कदम आगे और बढ़ाएंगे और आज हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपनी कहानी को ब्रॉड करते जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये आपका टाइमलाइन धीरे धीरे नीलिथिक की शुरुआत कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे 9000 बीसी पे हो चुकी है। अब चालुलिथिक की शुरुआत सर हमने करी थी लगभग 2400, 2500, 2600 बीसी के आसपास से ले चलते हैं। तो सर 2600 बीसी लेंगे तो कहां आएगा? 1700 बीसी के आसपास जब ये इंडस वैली डिक्लाइन करता है तो उसके कुछ हमें 1500 के आसपास पहली बार आर्यंस इंडिया के अंदर दिखते हैं। ये लोग जब आके बसते हैं तो ये सप्त सिंधु के एरिया में, है ना, सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, पंजाब वाला एरिया, इंडस वैली के लोग थे उसके आसपास के एरिया में बस रहे हैं यहाँ पर। तो देखो टाइम पीरियड सेम हो रहा है, लगभग ओवरलैपिंग है, बट द लोकेशंस आर डिफरेंट। ये मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था। अब पहले तो ये आर्यंस कहाँ से आए थे, ये थ्योरी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, गुत्थी सॉल्व कर लेते हैं कि साहब ये आए तो आए कहाँ से। तो ये संस्कृत जो लैंग्वेज है कहाँ से निकली है? इसकी जो फाउंडेशनल लैंग्वेज है वो है इंडो यूरोपियन। पीपल आर फाइटिंग फॉर काउ। व्हाई? बिकॉज काउ इज गिविंग देम लाइवलीहुड। इकोनॉमी इज pastoral। कैसे? फर्स्ट एविडेंस, डोमिनेशन ऑफ 2 एनिमल्स इन ऋग्वेद, हॉर्स, अश्विन, मारुत, पुरंदर, ऑल दीज आर देयर। हेलो, जय हिंद एंड नमस्कार एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की कहानी में आज इसको एक कदम आगे और बढ़ाएंगे और आज हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्य शर्मा साहब की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको इसमें 2 चैप्टर्स में कवर किया गया है। हम इसे एक पार्ट में कवर करेंगे, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर हम क्या सोर्स फॉलो करें, तो आपके पास अगर यूपीएससी वाला की बुक है तो आप उसको फॉलो करिए, ठीक है, वो भी ठीक है। और साथ ही साथ मैं भी यहाँ पर कुछ कंटेंट आपके लेके आया हूँ, वो भी आप देखिए। बाकी जो क्लास नोट्स मैं दूंगा वो भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन के बारे में जानते हैं। उससे पहले हमारे ये बैचेस हैं भाई, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर बैचेस। जैसे 1 ईयर बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में है, जिसका नाम यहाँ पर प्रहार और टाइटन है। 2 ईयर बैच हमारा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में है, जिसका नाम यहाँ पर संकल्प और पिनेकल है। और ऐसे ही हमारा प्रारंभ 3 ईयर कोर्स है जो कॉलेज वालों के लिए है खासतौर से, जो कि आप देखोगे हमारा हिंदी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। प्राइसेस आप तीनों के देख सकते हो। ये जो सेशन हम कर रहे हैं, ये जो लेक्चर है, इसका पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे तो वहाँ संभव बैच मिलेगा। संभव बैच में आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो प्रीवियस क्लासेस है वहाँ उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ यहां पर अपलोड कर दूंगा, तो वो आप यहां से भी उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी को। जो देखिए दोस्तों, पहली चीज तो रिकॉल कर लेते हैं एक बार, राइट। ये टाइमलाइन को वापस से एक बार अपडेट करते हैं कि क्या क्या हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे और कितना हम लोग यहां पढ़ चुके हैं। देखिए शुरुआत हमारी किससे हुई थी? स्टोन एज से हुई थी, ठीक है ना। स्टोन एज से हमारी कहानी जो है वो शुरू होती है और स्टोन एज में हम लोग ने यहाँ पर पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक को पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो वो हमने कहानी पढ़ ली थी। उसके बाद जो कहानी आती है वो कहानी हमारी शुरू हो जाती है चालकोलिथिक को लेकर, है ना। हमने चालकोलिथिक के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। चालकोलिथिक मतलब हमने बात करी थी किसकी? हमने बात करी थी सर कॉपर की। कॉपर की बात हमने करना शुरू कर दी थी, ठीक बात है। ये पहला मेटल था जो इंसान को इसके बारे में पता चला था। हमने यहाँ बहुत सारे कल्चर्स के बारे में बात करी थी। हमने यहाँ पर अहड़ बानस कल्चर, हमने यहाँ पर जो है कायथा कल्चर, मालवा कल्चर, जारवे कल्चर, इन सब के बारे में बात करी थी, ठीक बात है। उसके बाद जो अगला पीरियड हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था अबाउट द ब्रॉन्ज, है ना। हमने ब्रॉन्ज के बारे में बात करी थी। और ब्रॉन्ज भी कैसे? हमने किसके बारे में बात करी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करी थी, यानी कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करी थी। तो यहां तक तो हमें एकदम क्लैरिटी से चीजें पता हो चुकी हैं। यहां सर हमने इसको पढ़ लिया है। ब्रॉन्ज एज में भी हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो शहर थे, राइट, जो यहाँ पर साइट्स डेवलप हुई, कितना अर्बनाइज्ड हुई थी, क्या जबरदस्त उनके टाउन प्लानिंग फीचर्स थे, है ना, उनकी क्राफ्ट, उनका पॉटरी, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट साइट्स वहां क्या क्या मिले ये भी हमने बात करी थी। अब एंशिएंट हिस्ट्री में जो अगली कहानी आती है वो कहानी, वो जो डिस्कशन होगा वो आज यहां पर होने वाला है वैदिक पीरियड को लेकर। ये है आपका एक और इंपॉर्टेंट पीरियड जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा, क्योंकि यहां से 2024 के मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2024 के मेंस में यहां से सवाल आया हुआ है। साथ ही साथ प्रीलिम्स में कई बार यहां पर सवाल पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से, तो हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। हम इन क्वेश्चंस को भी यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के साथ, ठीक है। कहानी यहां तक क्लियर हो गई। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री इस तरह से आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपनी कहानी को ब्रॉड करते जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये आपका टाइमलाइन धीरे धीरे पूरा फिल हो जाएगा और एट द एंड यू विल फाइंड कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो पूरा टाइमलाइन है आपको एक स्लाइड पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक की कहानी यहां पर है। आज हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं चलिए दोस्तों इस पीरियड के बारे में जानने के लिए। लेकिन उससे पहले एक चार्ट मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा ताकि आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि हाँ, कुछ कुछ ओवरलैपिंग चीजें भी चल रही थी, ठीक है, और वो हमें काफी क्लैरिटी से पता चल चुका है। फिर भी एक बार यहां पर इसको हम जो है वो लिख लेते हैं। तो आप अगर यहां पर महसूस करेंगे
तो सर शुरुआत जो होती है वो होती है 5 लाख बीसी के आसपास से। हम बात कर रहे थे पैलियोलिथिक की, राइट, हमने बात करी थी पैलियोलिथिक की। ये खत्म होता है लगभग अराउंड 10,000 बीसी, ठीक बात है सर। और उसके बाद जो शुरुआत होती है वो होती है मीजोलिथिक की, है ना। ये चलता है सर लगभग लगभग हम देखेंगे 4000 बीसी के आसपास तक मीजोलिथिक चलता है, ठीक है सर। यहां तक कहानी समझ में आ गई। न्यूलिथिक की बात करेंगे तो न्यूलिथिक के लिए मैं अलग एक लाइन बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि न्यूलिथिक की शुरुआत कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे 9000 बीसी पे हो चुकी है, तो मैं उसकी शुरुआत 9000 बीसी से करूंगा। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पहली साइट मिलती है वो है मेहरगढ़, राइट, मेहरगढ़ में हमको मिलती है, और ये न्यूलिथिक एज चलेगा 1000 बीसी तक। तो यहां पर मैं इसको यहां से शुरू कर रहा हूं और कहीं ना कहीं मैं इसको ले जाऊंगा, यहां तक ले जाता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां तक उसको मैं ले जा रहा हूं, ठीक बात है, ठीक है। मार्किंग थोड़ा सा बेटर हो जाएगी, इजी हो जाएगी। चलिए, तो ये कहानी जो है हमारी वो कहां से कहां तक की है सर? ये 9000 बीसी से शुरुआत हो रही है, ठीक बात है। लेकिन हम देखेंगे सर 7000 बीसी में हमको साइट मिलती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमारी शुरुआत जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है नियोलिथिक साइट्स की। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नियोलिथिक, और ये कहां तक जाएगा सर? ये जाएगा 4000, मैं लिख देता हूं 1000 बीसी। चलिए, ये आपका हो गया 1000 बीसी। आई होप यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको। हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में जो बताया था वो था अबाउट द चालकोलिथिक पीरियड। अब चालकोलिथिक की शुरुआत सर हमने करी थी लगभग 2400, 2500, 2600 बीसी के आसपास से ले चलते हैं। तो सर 2600 बीसी लेंगे तो कहां आएगा? 4000 बीसी है तो 3000 बीसी कुछ यहां से शुरू कर लेते हैं, और वो जाएगा सर यहां तक जाएगा, 700 बीसी तक जाएगा, 700 बीसी तक जाएगा। तो हाँ ठीक है, चलिए इसको मार्क कर लिया हमने। तो ये हमारा यहाँ पर कॉपर एज हो गया, ठीक है, हमारा कॉपर एज हो गया कि सर ये वाला जो फेज है ये शुरू हो रहा है लगभग 2600 बीसी के आसपास से, 2600 बीसी, और ये चल रहा है कहां तक? 700 बीसी तक, 700 बीसी तक। ये हमारा हो गया चालको, ये हमारा हो गया चालकोलिथिक। एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो प्रॉब्लम सर। इसके बाद इंडस वैली की क्लास आपने ली थी, तो इंडस वैली कहां चल रही है भाई? सर 3300 बीसी से लेकर 1700 बीसी रफली। तो 3300 मतलब 4000 से थोड़ा इधर आ गया, है ना। तो 2600 से पहले 3300 बीसी से लेकर कहां तक आएगी सर? सर ये जा रही है लगभग लगभग 1700 बीसी। ओहो हो, ये देखिए यहां पर आपको ये चार्ट में फिक्स कर सकता हूं। ये 1000 है, कुछ 1500, कुछ 1700, यहां तक आ जाएगा। तो कहानी जो है वो आएगी यहां से यहां तक की, ये तो ये शुरू हो रहा है इंडस वैली 3300 बीसी से लेकर, और ये चलेगा 1700 बीसी तक, ठीक है। ये हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक बात है सर। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये जो दोनों फेज है, ये दोनों जो है, दिस इज अबाउट द स्टोन एज, ठीक बात है। स्टोन एज में भी देखो कैसे पैरेलल हमें चीजें मिल रही हैं, है ना। स्टोन एज में कैसे पैरेलल चीजें मिल रही हैं, ठीक बात है सर। ये वाला जो है दिस इज अबाउट द चालकोलिथिक, चालकोलिथिक, ठीक बात है, चालको एज हो गया हमारा। फिर उसके बाद सर ये जो हमको मिला है दिस इज द ब्रॉन्ज वाला एज, ये हमारा सर ब्रॉन्ज वाला एज हो गया, ठीक बात है सर। और अब इसके बाद जो आज आप पढ़ाने जा रहे हो, क्या बताया? वैदिक एज। तो वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है पहले तो ये बताओ। वैदिक एज आप देखोगे तो जब 1700 बीसी में इंडस वैली डिक्लाइन करेगा, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको रीजंस फॉर डिक्लाइन में एक डिक्लाइन का रीजन बताया था, इन्वेजन ऑफ आर्यंस। ओ हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1700 बीसी के आसपास, वन ऑफ द रीजंस था, नॉट द ओनली रीजन, वन ऑफ द रीजंस, 1700 बीसी के आसपास जब ये इंडस वैली डिक्लाइन करता है तो उसके कुछ हमें 1500 के आसपास पहली बार आर्यंस इंडिया के अंदर देखते हैं। तो वैदिक पीरियड की शुरुआत जो है वो 1500 बीसी से होती है और वो चलता है 600 बीसी तक। तो आइए पहले मार्क कर लेते हैं कहां से कहां तक होगा सर? 1500 बीसी, 1500 बीसी, 1700 है मतलब सर इसके बाद कहीं 1500 बीसी से, और 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर कहां तक जाएगा? ये जाएगा 600 बीसी, यानी कि इससे भी पहले, जहां जारवे कल्चर खत्म हो रहा है उससे भी पहले। ये मार्क कर सकते हैं हम लोग क्या? क्या इसको मार्क कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मार्क कर सकते हैं, राइट। तो ये कहां से शुरू हो रहा है सर? 1500 बीसी से शुरू हो रहा है, राइट। और ये कहां तक चल रहा है सर? 600 बीसी तक चल रहा है। ये वाला जो पीरियड है हमारा, इसको हम लोग वैदिक एज कहते हैं। मैं इसको वैदिक करके लिख रहा हूं। मैं इसलिए ये चार्ट आपको बना के दिया हूं दोस्तों, इसलिए चार्ट बना के दिया हूं आपको। इसको मैं आयरन करके बोलूंगा बिकॉज यहीं से हम देखेंगे तो आयरन एज की शुरुआत भी हो जाती है। इसी पीरियड में 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी होगी। तो मैंने आपको ये चार्ट इसलिए दिया ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले कि कहां कहां पर ओवरलैपिंग है। अब जैसे आज हम वैदिक पीरियड पढ़ने जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि सर जब वैदिक पीरियड है तो इंडस तो खत्म हो चुका है ना, इंडस पीरियड खत्म हो चुका है, यानी कि हाँ कुछ लेटर हड़प्पन साइट्स होंगी रफली। हमने जैसे डिस्कस किया था कि सर 1300 तक 1400 तक भी हमको कुछ इंडस वैली साइट्स मिलती रहेंगी, है ना। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन की तरह दिखा देता हूं कि हाँ कुछ साइट्स हमको मिलती रहेंगी।
चालकुलिथिक अभी भी चल रहा होगा, खासतौर से जारवे कल्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना, खासतौर से कायथा कल्चर आपको देखने को मिलता रहेगा, तो वो अभी भी चल रहा है ना। जारवे कल्चर सर हम देखेंगे तो वो साउथ में दक्कन के आसपास था, ठीक है। बट अभी वैदिक पीरियड में कहा ये लोग जब आके बसते हैं तो ये सप्त सिंधु के एरिया में, है ना, सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, पंजाब वाला एरिया, है ना, इंडस वैली के लोग थे, उसके आसपास के एरिया में बस रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये वहां पर है अभी। जब ये बस रहे हैं तो कहां पर है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। और ये जो जारवे कल्चर चल रहा है वो नीचे डेक्कन में चल रहा है, डेक्कन की तरफ चल रहा है। तो देखो टाइम पीरियड सेम हो रहा है, लगभग ओवरलैपिंग है, बट द लोकेशंस आर डिफरेंट। ये मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था, है ना। और आप देखोगे वैदिक पीरियड लगभग 1000 बीसी तक, जब तक 1000 बीसी नहीं आएगा, अरे मालिक 1000 बीसी में क्या हुआ था, 1000 बीसी में सर आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। ओ हो, आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी तो इसका मतलब सर आयरन से बने हुए यहां पर हमको क्या मिलेंगे, सर आयरन से मिले हुए हमको प्लाऊ मिलेंगे, आयरन से बने हुए हमको यहां पर एक्सेस मिलेंगे। और जब आयरन का सामान मिलेगा तो भैया 1000 बीसी में जो न्यूलिथिक एज चल रही थी, अब काहे को लोग पत्थर का इस्तेमाल करेंगे, अब तो हो गया है आविष्कार लोहे का, और अब लोहे के सामानों को बनाना शुरू किया। इसलिए देखिए न्यूलिथिक एज 1000 बीसी में एंड हो रही है। यहां तक पॉइंट इज क्लियर। एक एक बात बेसिक क्लियर होनी चाहिए। कहानी यहां से आगे बढ़ाने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। ये मैंने डेलिबरेटली आपको इतना दिया ताकि ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जनरली स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा पीरियड कब चल रहा है, क्या हो रहा है, यहां आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। अब बात हम कर रहे हैं सर वैदिक एज की। सर ये बताइए कि इसका नाम वैदिक एज रखा ही क्यों गया। बाकी का तो हमको समझ में आ रहा है, स्टोन एज क्योंकि स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक बात है। चालकोलिथिक एज मतलब कॉपर की बात हो गई। ब्रॉन्ज एज मतलब इंडस वैली के लोग जो थे अफगानिस्तान वगैरह से टिन ले आए, हिंदुस्तान के खेतरी माइन से हमने कॉपर ले लिया, मिला के बना दिया ब्रॉन्ज, ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है यार, ये ब्रॉन्ज फॉर्म हो गया। ये वैदिक पीरियड नाम क्यों रखा गया। देखिए बात जब आती है वैदिक पीरियड की, वैदिक एज, ये वैदिक एज, पहली बात आप समझ लीजिए कि इसकी जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। इसका टाइम पीरियड यू विल फाइंड कि ये चलता है फ्रॉम 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ये टाइम पीरियड हमारा वैदिक एज का टाइम पीरियड है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस टाइम पीरियड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होगा हमारा दोस्तों अर्ली वैदिक पीरियड, एक होगा हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा होगा हमारा, दूसरा होगा जस्ट अ मिनट, सॉरी, तो दूसरा हमारा होगा, वेरी सॉरी साइलेंट कर देता हूं, दूसरा होगा यहां पर हमारा लैटर वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड। आई होप ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई कि मैंने इस वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर कैसे डिवाइड हो रहा है, देखिए यहां पर जो टाइम पीरियड अर्ली वैदिक का था वो था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड। ओके सर ठीक है फाइन। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड। और इन दोनों के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है दोस्तों, वो डिवाइडिंग लाइन क्या है, दैट इज 1000 बीसी, क्योंकि 1000 बीसी में हो गई है आयरन की डिस्कवरी। आयरन डिस्कवर्ड हो गया है दोस्तों, ओ हो, आयरन यहां डिस्कवर हो गया है। तो वैदिक एज के बारे में हमने देखा, ये बेसिक बात है कि भाई इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सवाल यही है कि इसका नाम वैदिक रखा क्यों गया, वैदिक एज रखा क्यों गया। इसका नाम वैदिक एज हमने इसलिए रखा दोस्तों, समझिएगा इस बात को। देखिए हम इसका नाम रखते हैं वैदिक एज, क्यों रखा, क्योंकि हमको इस पीरियड के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो वेदास के थ्रू मिलती है। हमको इस पीरियड के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है वेदास के थ्रू। और ये जो वर्ड वेदास है कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड विद। इस वर्ड से वेदास बना हुआ है ना, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो, टू नो। तो ये जो वेदास है ना, ये एक्चुअली आप देखोगे तो ये सुपीरियर नॉलेज को सिग्निफाई कर रही है, राइट। इट इज सिग्निफाइंग व्हाट, सिग्निफाइंग सुपीरियर नॉलेज, सुपीरियर नॉलेज। अब देखिए ये बात बेसिक आपको पता है कि वेदास एक सोर्स होगा जिसके थ्रू हमको ये वैदिक एज के बारे में पता चल रहा है, ये एक सोर्स हो गया। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हमको जो इंफॉर्मेशन इस वैदिक एज के बारे में मिलती है वो मिलती है ब्राह्मणास, जो इनसे अटैच्ड होते हैं, टेक्स्ट जैसे होती है उपनिषद,
ये भी हमको इस एज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप देखोगे तो अरण्यकाज, अरण्यकाज ये भी हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। एपिक्स, एपिक्स लाइक रामायण, रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, राइट। महाभारत, महाभारत रिटन बाय वेद व्यास, वेद व्यास। तो ये सोर्सेज हैं जो हमको वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब हमको जैसे पता है कि वेद जो है वो यहाँ पर 4 टाइप्स, 4 हमको वो वेद मिलती हैं, है ना। ऋग्वेद हो गया, देन उसके बाद यजुर्वेद हो गया, देन अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, है ना। ये सब हमको वेद मिलती है ना। अब जैसे ऋग्वेद है तो इसमें आपको हिम्स मिलेंगी, है ना। इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, हिम्स 1028 हिम्स यहाँ मिलेंगी। सामवेद हो गया। अब जो भी हिम्स आपको ऋग्वेद में मिल रही हैं उसको कैसे म्यूजिक की तरह सेट टोन की गई है, दैट इज इन सामवेद, है ना। इट्स अ बुक ऑन म्यूजिक। ऐसे आप यजुर्वेद होगा, यजुर्वेद इज अ बुक ऑन रिचुअल्स, है ना। फिर उसके बाद जैसे आप अथर्ववेद देखोगे तो अथर्ववेद आपको दिखेगा कि यार मैजिक चार्म्स, मैजिक स्पेल्स, बुक ऑफ, है ना, मैजिक स्पेल्स आपको यहां पर मिलेगा। तो ये अलग अलग यहां पर जो वेद हैं वो है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे ऋग्वेद के बारे में हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब जो ऋग्वेद हमको जो ये वाला पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन हमको ऋग्वेद के थ्रू मिलती है। बाकी जो वेद हैं वो आपको इस पीरियड में आते हुए दिखेंगी, ठीक है। वैसे आप देखोगे कि इस पीरियड में 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेद यहां पर ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू ओरली ट्रांसमिट हो रही थी पीपल टू पीपल। बाद में जाके इस पीरियड में वो कंपोज करी गई है, बाद में इसे कंपोज किया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी वेद आपको यहां मिलेंगे, मतलब इस जगह आपको ऋग्वेद भी मिलेगी, चारों वेद मिलेंगी, लेकिन इस पीरियड में यू विल ओनली फाइंड ऋग्वेद जो हमको ओरल ट्रेडिशंस, ओरली जो है वो ट्रांसमिट होती रही पीपल टू पीपल, पीपल टू पीपल। आइए इसको भी पर नोट कर लेते हैं, जब यहां पर लिख ही रहे हैं तो उसको भी यहां पर मेंशन कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए मैं बात कर रहा हूं वेदास की, तो हम 4 वेदास की बात कर रहे थे। एक हो गया जैसे कि आपका ऋग्वेद, मैंने क्या बताया, ऋग्वेद बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है ना, कलेक्शन ऑफ हिम्स बोलूंगा मैं इसको, कलेक्शन ऑफ हिम्स। 1028 हिम्स आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है, 1028 नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखिएगा फॉर एग्जाम्पल यहां पर दूसरा हो गया आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद इज बेसिकली व्हाट, यहां पर आपको रिचुअल्स मिलेंगे, बुक ऑन रिचुअल्स, ठीक है, रिचुअल्स मिलेंगे। फिर उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद इज बेसिकली मैजिकल चार्म्स या मैजिक, बुक ऑन मैजिक, मैजिकल चार्म्स आपको यहां पर मिलेंगे, मैजिकल फॉर्मूलाज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद एक है आपका सामवेद, सामवेद जो भी यहां पर लिरिक आपके हिम्स हैं उसको इट वाज सेट टू म्यूजिक, है ना, टोन ऑफ म्यूजिक, वो आपको यहां सामवेद, तो इट्स अ बुक ऑन म्यूजिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बाकी बता दिया कि भाई जो ऋग्वेद है वो हमें जो इंफॉर्मेशन देती है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी के आसपास का देती है, यानी कि इस पीरियड का इंफॉर्मेशन जो है हमको जो सोर्स है दैट इज ऋग्वेद, लेकिन यहां पर ओरली ट्रांसमिट होती रही, कॉम्पोजिशन आपको इस पेज में जाकर देखने को मिलेगा, ये बेसिक बात है। अब बात ये आती है कि सर ये जो यहां से अब 1700 बीसी के बाद हुआ क्या, ये 1500 बीसी में क्या हुआ, कैसे ही वैदिक पीरियड की शुरुआत हो गई। इंडिया में दरअसल हमको आर्यंस देखने को मिलते हैं 1500 में, 1500 बीसी में। अब बात यह है कि सर ये आर्यंस थे कौन, थे कहां से आए थे, क्या कैसे आ गए भारत के अंदर। सो यहां पर इस कहानी को थोड़ा सा डेवलप करते हैं ताकि आपकी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। देखिए जरा, तो यहां पर हम लोग एक बार फिर से इस चार्ट को लेंगे और पिक्चर को क्लियर करेंगे। देखिए जरा, तो भाई शुरुआत यह कि सर 1700 बीसी में, 1700 बीसी में हम देखते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये टोटली क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। और फिर रफली यहां पर कुछ सालों का गैप करके, 200 साल का गैप करके, हम यहां पर लगभग 1500 बीसी में वी फाइंड कि वैदिक पीरियड की शुरुआत हो रही है, वैदिक एज की शुरुआत हो रही है, वो भी हमें यहां पर अर्ली वैदिक पीरियड देखने को मिलता है। तो सवाल यह है कि सर इस जगह पे हमें यहां पर इस जगह पे आर्यंस देखने को मिलते हैं, यहां पर हमको आर्यंस देखने को मिले, आर्यंस। तो एक बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, सर ये आर्यंस कौन है, आपने कैसे ये नाम लिख दिया आर्यंस, है ना, ये कौन है जो हमको 1500 बीसी में देखने को मिलता है। ये सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, ये सभ्यता तो 1700 में खत्म हो गई, अब आर्यंस हमको देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा ये आर्यंस जहां पर पहले आए वो है सप्त सिंधु का एरिया, सप्त सिंधु, है ना, लैंड ऑफ 7 रिवर्स का एरिया, ठीक है ना, ये आपका लैंड ऑफ 7 रिवर्स का एरिया हो गया, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ये उस जगह आके बसे। तो मोर और लेस जहां पर आपको पहले इंडस वैली की सभ्यता मिल रही थी वहीं पर आके बस गए।
तो ये कहां से आए, क्या कर रहे थे, कैसे यहां पर ये आते हैं, इनकी बात आइए करते हैं कि आर्यंस कौन थे एक्चुअली, फ्रॉम वेयर दे केम। देखिए यहां पर एक वर्ड, एक बेसिक चीज समझिएगा कि ये जो वर्ड आया है आर्यंस, ये आया है फ्रॉम द वर्ड आर्या, है ना। ये वर्ड जो आया है, ये वर्ड आया है फ्रॉम द बेसिक वर्ड दैट इज आर्या, ठीक है। और ये लोग जो हैं आर्या, ये कहते हैं कि दे आर द कंपोजर्स ऑफ ऋग्वेद, है ना। ये अपने आप को कंपोजर्स बताते हैं ऋग्वेद के, ठीक है। और ये आर्या वर्ड यहां से आता है। और जब ये पूरे नॉर्थ इंडिया पे कैप्चर कर लेंगे तो ये नॉर्थ इंडिया वाला पूरा एरिया आर्यव्रत कहलाएगा, आर्यव्रत कहलाएगा, ठीक है। ये बेसिक बात समझेगा। तो बात ये है कि ये आर्यंस जो है वो कहां से आए थे, है ना। इसी को लेकर एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि ये आए थे तो आए कहां से, है ना। ये हमको यहां पर समझना पड़ेगा। तो एडवेंट ऑफ आर्यंस, प्लीज गिव द हेडिंग एडवेंट ऑफ आर्यंस। अब जरा समझिएगा बेसिक चीज। तो क्या हुआ कि यार यू विल फाइंड कि, चलो मैं इसको पहले हेडिंग डाल देता हूं, प्लीज गिव द हेडिंग एडवेंट ऑफ आर्यंस। एडवेंट ऑफ आर्यंस, कैसे यहां पर ये भारत में आर्यंस पहुंचते हैं। आइए जरा इस डायग्राम को बना लेते हैं, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इजियर फॉर यू। चलिए जरा देखिए, आइए फर्स्ट पॉइंट। अब पहले तो ये आर्यंस कहां से आए थे, ये थ्योरी यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, गुत्थी सॉल्व कर लेते हैं कि साहब ये आए तो आए कहां से थे। देखो यार एक बात ये है कि ये जो लैंग्वेज बोल रहे थे ना ये लोग, आप देखोगे मोरलेस यू विल फाइंड संस्कृत। तो ये संस्कृत जो लैंग्वेज है ये कहां से निकली है, इसकी जो फाउंडेशनल लैंग्वेज है वो है इंडो यूरोपियन। और इंडो यूरोपियन से यू विल फाइंड कि बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस है, जैसे जर्मनैक हो गया, है ना, जिससे आप देखोगे बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस निकली हैं। देन आपका रोमांस वाला एरिया हो गया, यानी कि रोमानिया, आपका ये रोम की भाषा निकली है। संस्कृत हो गया, ग्रीक हो गया, ये कई सारी लैंग्वेजेस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से निकली है। इसका मतलब ये जो संस्कृत भाषा में ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये इसकी फाउंडेशन लैंग्वेज क्या है, फाउंडेशन लैंग्वेज सर इंडो यूरोपियन हो गई। तो अगर हमको ये आइडिया लग जाए कि साहब ये इंडो यूरोपियन भाषा कहां बोलते थे, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये फला इस जगह से यहां पर ये आए होंगे, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ आर्यंस को लेकर यहां पर हम देखते हैं, पहला सवाल यही है कि हु वेयर आर्यंस, है ना, हु वेयर द आर्यंस। अब इसको लेकर बड़ा यहां पर एक डिबेट मचा हुआ है कि आर्यंस हैं कौन साहब, आर्यंस हैं कौन। तो उसमें अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग यहां पर थ्योरी दी है। जैसे आप देखोगे कि मैक्स मुलर ने कहा कि भाई ये सदर्न रशिया के एरिया की तरफ से आए होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये पहली थ्योरी ये है कि भाई ये सदर्न रशिया की तरफ से आए होंगे, सदर्न रशिया, है ना। यहां पर सदर्न रशिया से लेकर ये सेंट्रल एशिया का जो पूरा बेल्ट है वहां पर ये रहते होंगे, और वहां से ये लोग जो है वो आए, इंडिया पहुंचे। तो पहले सदर्न रशिया में रहे होंगे, सदर्न रशिया से ये मूव करते हैं, जो आपका ये यूक्रेन वाला एरिया अराउंड हो गया वहां से, और फिर ये मूव करते हैं तो पहुंचते हैं ईरान के अराउंड, है ना, जो आपका नीचे जो आपका एरिया और सेंट्रल एशिया का एरिया हो गया, और फिर वहां से इंडिया पहुंच जाते हैं। तो एक थ्योरी जो है आपकी सदर्न रशिया से सेंट्रल एशिया के बीच में, ये थ्योरी मैक्स मुलर ने दी हुई है, ठीक है। ये थ्योरी यहां पर कि आर्यंस कौन थे वो उन्होंने बताया कि ये लोग वो लोग थे जो इस एरियाज में यहां पर जो स्टेपीज हैं उसके अराउंड यहां पर रहा करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर एक चीज और आया कि भाई आर्कटिक रीजन थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक ने दी यहां पर कि भाई ये लोग आर्कटिक रीजन से आए होंगे, ये लोग आर्कटिक रीजन से आए होंगे। ये थ्योरी यहां पर किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने दी थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये थ्योरी दी हुई है कि भाई ये आर्कटिक रीजन से आए होंगे, ठीक है। एक थ्योरी ये भी है, एक थ्योरी ये भी है कि तिब्बत थ्योरी, कि भाई ये तिब्बत से आए होंगे, एक थ्योरी ये भी है तिब्बत थ्योरी। और ये किसने दिया, दिस वाज बेसिकली गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, वो यहां पर इसको दे रहे हैं, है ना। तो दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने यहां पर इस थ्योरी को दिया, ठीक है। इस प्रकार से ना ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे पूछ सकता है कि भाई किसने ये कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन उसके बाद इंडियन थ्योरी की भाई ये इंडिया में ही थे, एक ये भी थ्योरी यहां पर दी गई है ना, इंडिया से ही थे ये लोग, इंडियन थ्योरी। तो वो आपकी दी हुई है एसी दास एंड डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये यहां पर एक बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक था कि भाई ये आर्यंस आए तो आए कहां से थे। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो यही है कि भाई ये लोग मैक्स मुलर की थ्योरी कि सदर्न एशिया रशिया की तरफ रहते होंगे स्टेपीज में, और वहां से फिर ये सेंट्रल एशिया पहुंचे, ईरान के एरिया में पहुंचे, और फिर ये इंडिया माइग्रेट करके आए। तो मतलब अगर मैं यहां पर वर्ल्ड सिनारियो में देखूं कि साहब ये यहां पर कहीं इस एरिया में
जहां ये रशिया का एरिया है, यूक्रेन का एरिया, वहां से निकले, फिर ये ईरान के आसपास पहुंचे, ठीक है, और फिर वहां से फिर ये इंडिया में आ गए, ऐसा समझ लीजिए। ये इंडिया का एरिया में पहुंच गए और फिर यहाँ पर ये कुछ ईरान के एरिया में आए, सेंट्रल एशिया के एरिया में पहुंचे, ये पूरा आपका इधर सेंट्रल एशिया का एरिया हो गया, है ना। वहां से ये आए और फिर इधर ये आपका रशिया के एरिया, सदर्न रशिया में थे, है ना, ये आपका सदर्न रशिया में थे। कुछ इस प्रकार से इनका माइग्रेशन जो है ये यहां से मूव करते करते आए। ये बात, ये थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इसको बोली जाती है। और भारत में पहली बार जब ये आर्यंस दिखे तो इट वाज 1500 बीसी। यहां तक बात समझ में आ गई। आर्यंस के एडवेंट को लेकर कहानी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कैसे भारत में ये आते हैं। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कॉमन लैंग्वेज बोल रहे थे, है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहब ये लोग ना कॉमन लैंग्वेज इनकी थी, दैट इज इंडो यूरोपियन निकल के आती है ना। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस यहां से निकल के आती है। संस्कृत बोल रहे हैं ये लोग, है ना, ऐसे ये लोग क्या बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। तो संस्कृत का आप देखोगे कि जो फाउंडेशनल लैंग्वेज है वो है इंडो यूरोपियन, ठीक है। इससे कई सारी लैंग्वेजेस निकल के आई, जैसे आप देखोगे जर्मनिक लैंग्वेज, राइट, जर्मनिक लैंग्वेज निकल के आई, जर्मनिक लैंग्वेज निकल के आई, जिसमें आप देखोगे क्या क्या आएगा, जर्मनी की लैंग्वेज आएगी, जर्मनी की लैंग्वेज आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश, स्वेडिश आएगी, इंग्लिश, स्वेडिश, ये लैंग्वेजेस यहां पर आई। अपार्ट फ्रॉम दैट रोम वाला, रोमांस उसको लिखिए। तो यहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई, जैसे आप देखोगे इटालियन, फ्रेंच, इटालियन, देन फ्रेंच, देन आप देखोगे तो यहां पर यू विल फाइंड द लैंग्वेज ऑफ स्पेनिश, रोमानियन, स्पेनिश, ये लैंग्वेज भी आई, ठीक है। आप देखोगे इसी से ग्रीक्स निकली हुई है, आप देखोगे इसी से लैटिन निकली हुई है, इसी से संस्कृत निकली हुई है। तो मतलब यार ये बात समझ में आ रही है कि यार ये जितनी भी लैंग्वेजेस निकली है ना, ये इंडो यूरोपियन से निकली है। तो हमको अगर ये क्लियर हो जाता था इंडो यूरोपियन लोग कहाँ रहते थे, तो हम समझ जाएंगे कि आर्यंस वहीं से आए थे, क्योंकि वो एक्चुअली लैंग्वेज वही सब बोल रहे थे। हमको बहुत सारे ऐसे जो फ्लोरा और फौना के नाम मिले हैं जो लगभग सिमिलरिटी जो है वो रखते हैं नामों के अंदर, ठीक है। एक तो यहां पर ये चीज हो गया, क्लियर है ये बात, ठीक है। तीसरी बात यहां पर आप नोट करिएगा, सी पॉइंट। अब ये जो आपके आर्यंस थे, ये 1500 बीसी में भारत पहुंचते हैं, तो यू विल फाइंड कि इनकी इकोनॉमी कैसी थी। सवाल ये है कि जब आए 1500 बीसी, जहां इंडस वैली खत्म हो चुका है और सप्त सिंधु के एरिया में आए, तो यू विल फाइंड कि भाई इनकी इकोनॉमी कैसी है। ये पैस्टोरल लोग हैं, हम इनकी इकोनॉमी की बात करेंगे। ये आर्यंस उस वक्त इनकी इकोनॉमी कैसी है सर, ये पैस्टोरलिज्म है, पैस्टोरलिज्म देखने को मिल रहा है हमको। हाँ सर, मतलब ये जानवर की चराई वगैरह जो है इनका मेन ऑक्यूपेशन हो गया, राइट। एग्रीकल्चर लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर नहीं जानेंगे, एग्रीकल्चर इज नोन टू देम, बट डोमिनेटेड चीज नहीं है। इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इट इज नॉट डोमिनेटिंग, मतलब लोग जानते हैं खेती करना, लेकिन वो मेन ड्राइविंग फोर्स नहीं है इकोनॉमी का उस वक्त। मेन ड्राइविंग फोर्स इज पैस्टोरलिज्म, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे ये सोसाइटी जो है डी पॉइंट, जो आपकी आर्यन सोसाइटी है, इट वाज बेसिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ठीक है ना। ये आपकी क्या थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मेल डोमिनेशन हमको देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर, उस वक्त की मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो ये हो गया सोसाइटी की बात करें अगर। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट ABCDE, दैट इज ये सोसाइटी हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी थी। आर्यंस जो है वो हॉर्सेस से आए, राइट, हॉर्सेस के थ्रू आए, और वो हॉर्सेस को बड़ा स्विफ्टली रन करते थे, स्विफ्टली चलाते थे हॉर्सेस को, है ना। तो घोड़े वगैरह बड़ा स्विफ्टली चल रहे हैं, ठीक है। तो ये नोट करिएगा, इस बात का इनको इंपॉर्टेंस था, इस बात की इनकी वैल्यू थी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्स इनको पता था। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्स, हॉर्स क्या है, हॉर्स इज व्हाट, हॉर्स, इंपॉर्टेंट ऑफ हॉर्स, हॉर्स क्या है साहब, हॉर्स एक बड़ा स्विफ्ट मूविंग एनिमल है ना, बड़ा तेज मूव करता है, स्विफ्ट मूविंग है। और अगर वो एनिमल स्विफ्ट मूविंग है तो आप बताइए वॉर्स में डेफिनेटली एडवांटेज देगा, वॉर्स में डेफिनेटली एडवांटेज देगा। तो हो सकता है कि भाई जब ये आर्यंस पहुंच रहे हैं, इंडस वैली डिक्लाइन कर रही है, वहां पर एक थ्योरी थी कि हाँ भाई आर्यंस का इन्वेजन, एक वन ऑफ द थ्योरीज थी, वन ऑफ द रीजंस था। तो हो सकता है भाई ये स्विफ्ट मूविंग एनिमल्स पे आए और ये एकदम कुचल के निकल गए, है ना, इतना यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत तेज हॉर्स जो है चलता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लोग आए आर्यंस, दे हैड द एडवांटेज ओवर द लोकल पीपल, ठीक है, देयरफॉर हैड एडवांटेज ओवर
लोकल पीपल, लोकल पीपल के ऊपर जो है इन आर्यंस को यहां पर एडवांटेज था बिकॉज ऑफ द हॉर्सेस। आई होप दिस पॉइंट इज गेटिंग क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो होपफुली नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आ गई हो कि आर्यंस वगैरह कहां से आए, कैसे आए, क्या है इनका सिनेरियो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो वर्ड है मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट्स टू बी नोटेड, वो आप ध्यान रखिएगा। 3 चीजें हैं जो आपको यहां नोट करनी है बिफोर मूविंग अहेड। पहली बात ये है कि सर ये जो वर्ड आर्या है ना, आर्या जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कहां से आया, कैसे आया, ये वर्ड ऋग्वेद के अंदर कम से कम 36 टाइम्स आया हुआ है, प्लीज नोट करिएगा, ठीक है, नोट करिएगा। ये जो वर्ड है आर्या, आर्यंस बना हुआ है ना, आर्यंस, तो आर्यंस वर्ड कहां से आया, आर्यंस वर्ड आता है आर्या से, और ये वर्ड कम से कम 36 टाइम्स हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो मतलब यस, ये नाम अगर ऋग्वेद में है तो मतलब डेफिनेट सी बात है, इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया कि ये लोग ऋग्वेद के कंपोजर्स अपने आप को ऋग्वेद कहते, यहाँ पर आर्या कहते थे, है ना। और ये लोग आर्यंस जो है ये फर्स्ट अपीयर कहाँ हो रहे हैं, सेंट्रल एशिया में, यानी कि जब ये निकल रहे हैं सदर्न रशिया वगैरह से, तो ये फर्स्ट अपीयर होते हैं कहां पर, दे फर्स्ट अपीयर्ड इन सेंट्रल एशिया। ओ हो, अब जरा देखिएगा, ये सेंट्रल एशिया में हमको अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट नंबर बी क्या हुआ कि जो ईरान का टेक्स्ट मिले हमको, अवेस्टा, जैसे ईरानियन टेक्स्ट है, हमको एक ईरानियन टेक्स्ट मिलता है, उसका नाम क्या है, अवेस्टा, ठीक है। और जो हमारा इंडियन टेक्स्ट है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको ऋग्वेद के अंदर मिली हैं वो ईरान के टेक्स्ट अवेस्टा के अंदर भी लिखी हैं। इसका मतलब ये कॉमन लोग ही रहे होंगे जो पहले सदर्न रशिया से निकले और पहले सेंट्रल एशिया ईरान की तरफ पहुंचे, वहां के बाद वहां के टेक्स्ट में जो बातें लिखी थी वो हमको ऋग्वेद के अंदर भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो हमको यही चीजें इंडियन टेक्स्ट में मिली, ये बात इस बात को कोलैबोरेट कर रही है कि हाँ ये वही लोग होंगे, है ना। ये हमको ऋग्वेद के अंदर भी वही चीजें मिल रही हैं, अवेस्टा के अंदर वही मिला, हमको ऋग्वेद के अंदर भी वही मिला, बी पॉइंट हो गया। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्यंस आए ये वेव्स में आए, है ना, आर्यंस केम इन वेव। तो ये आर्यंस जो आए, आर्यंस केम इन वेव्स, एक बार भी नहीं आए, वेव्स में आए, पहले कुछ आर्यंस आए, फिर कुछ आर्यंस आए, फिर कुछ आर्यंस आए। अब इमेजिन करिए कि यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन रह रही थी पहले से, जिसको क्या कहा गया, दास्यूस। इस बात को समझिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस आर्यन जब ये इसमें आते हुए समझिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लोकल पॉपुलेशन पहले से रह रही है, लोकल इनहैबिटेंट्स रह रहे होंगे, हाँ सर कुछ तो रह ही रहे होंगे, लोकल इनहैबिटेंट्स थे, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया दास्यूज, दास्यूज, समझिएगा बात को। और जो आर्यंस आए, जैसे कुछ आर्यंस पहुंच गए, ठीक है, वो आर्यंस जो पहुंच गए इंडिया में, वहीं पर बस गए, सब कुछ हो गया, उनको यहां पर साथ में लोकल्स के कुछ लोगों के साथ कहा गया दासाज, क्या बोला गया, दासाज बोला गया, दासाज, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर लोकल इनहैबिटेंट्स हैं और बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि लोकल वाले लोग जो है वो रिपेल करेंगे कि ऐसा मत करो भैया, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बाहर से लोग आके हमारे उसमें बस रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि वी सॉ कि यहां पर लड़ाई हुई, और वो हुई क्या, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 राजन, बैटल ऑफ 10 राजन, 10 राजा। तो बैटल ऑफ 10 राजन यहां पर हमको देखने को मिलती है, जिसमें क्या हुआ, एक तरफ आर्यंस हैं जो आ रहे हैं फेजेस में, वर्सेस एक तरफ कुछ दासाज हो गए हैं जो आके ही बस गए हैं, प्लस कुछ यहां पर दासयूज भी हैं, कुछ यहां पर दासयूज हैं। तो यहां जो चीफ होगा इनका, इसका जो चीफ होगा, वो चीफ इनके लिए थोड़ा सा नरम होगा, इनके लिए थोड़ा इविल होगा, क्योंकि वो दासयूज हैं, वो यहाँ के लोकल हैं, तो उनके लिए जो है क्या होगा, और ज्यादा इविल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो आर्यन दासाज हैं ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे, ये फेयर वाले लोग हैं, ये आर्यंस ही थे, है ना। ये आप देखोगे दास्यूस, दे वर नॉट ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन, है ना, ये आप देखोगे तो ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, इनको दास्यूस कहा गया, ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे। तो इनके लिए जो है वो दिल जो है वो क्या था, सख्त था, इनको जो है पनिशमेंट मिलती थी, इनके साथ खराब व्यवहार होता था, ऑल दीज थिंग्स यहां पर हुआ, ठीक है। और यहां ये जो आर्यंस हैं ये धीरे धीरे भारत में आते रहे, तो ये आर्यंस वेव में आए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और यहां पर जो आप देखोगे आर्यंस की कई सारी ट्राइब्स भी आपको मिलेंगी, कई सारी ट्राइब्स मिलेंगी आपको, ये सब कुछ मैं अभी लेके भी आया हूं आगे, कुछ लिखा लिखाया कंटेंट भी आपके लिए है जिसको आप रेफर कर पाओगे। तो यहां पर आप देखोगे यू विल फाइंड कि देयर वर सम ट्राइब्स, है ना, जैसे कि आप देखोगे त्रित्सु ट्राइब थी, आप देखोगे भरत ट्राइब थी, ये डोमिनेट कर रही थी, है ना, ये डोमिनेट कर रही थी, और यहीं से जो नाम आता है वो भारतवर्ष आता है, ठीक है, भारतवर्ष। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर, ओल्ड एनसीईआरटी, आर एस शर्मा साहब की एनसीईआरटी में ये बात यहां पर देखने को मिलेगी ना। कुछ ट्राइब्स जैसे आप देखोगे, तो एक ट्राइब आपको मिलेगी भरत ट्राइब,
एक ट्राइब आपको मिलेगी जैसे त्रित्सु ट्राइब, ठीक है, ट्राइब्स हमको मिलती हैं। और फिर यहां से नाम भी आप देखोगे तो भारतवर्ष हमको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ दसराजन कैसे यहाँ पर आर्यंस इंडिया में पहुंचे, ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। अब बात ये है कि जब ये आर्यंस इंडिया में अपीयर हुए तो यस प्लीज, ठीक है। अब जब ये आर्यंस इंडिया में अपीयर हुए तो वो 1500 बीसी का टाइम पीरियड था और वहां से कहानी जो है वो क्लियर होती है, वो कहानी वहां से क्लियर होती है। तो बैटल ऑफ 10 राजन क्यों भाई, यहाँ पर आपको 5 राजन इनके मिलेंगे, 5 राजन इनके मिलेंगे। तो बैटल ऑफ 10 राजन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो आर्यंस आ रहे हैं, चलिए, वो 1500 बीसी के अराउंड भारत में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लैरिटी मिल गई कि आर्यंस कैसे आएगी, आर्यंस का पीरियड जो शुरू हो रहा है, कैसे यहां पर स्टार्ट हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर मैं एक चार्ट आपको बना रहा हूं, पहले मैं बना लूंगा, फिर उसके बाद आप लोग इसको अपडेट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो वैदिक पीरियड की बात हम करने जा रहे हैं। वैदिक पीरियड को हम लोग दोस्तों यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। वैदिक पीरियड विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। चलिए, वैदिक पीरियड को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए जरा, तो एक तो आपका हो गया अर्ली वैदिक पीरियड, एक हो गया आपका अर्ली वैदिक पीरियड। ना इसी पीरियड को, जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, इसी पीरियड को हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी कहेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋग वैदिक पीरियड, क्योंकि ऑब्वियसली हमको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इस पीरियड की वो ऋग्वेद के थ्रू यहां पर देखने को मिल रही है, तो ऋग वैदिक पीरियड। ठीक बात है, ठीक बात है सर, नो प्रॉब्लम। और यहां पर जो हमको एक और दूसरा जो पार्ट है, दैट इज द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमको अदर जो वेद है उनके थ्रू यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड की बात करूंगा अगर मैं, तो वी विल फाइंड कि इनका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है सर, ठीक बात है। और सर इसका टाइम पीरियड जो है वो लगभग 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है सर, ठीक बात है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को हमें यहां पर पढ़ना है। इसकी इकोनॉमी क्या थी हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी पॉलिटी क्या है हम उसको देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी सोसाइटी क्या है हम उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद इनका रिलीजन क्या है हम उसको देखेंगे। ये स्लाइड बना लीजिएगा मेरे साथ साथ, उसके बाद में जब मैं बना लूंगा तो आप लेक्चर को रोक कर बना लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, क्योंकि यहीं से आप मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे इस स्लाइड से, यहीं से आप लोग बहुत सारे प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद यहां पर इस वाले पीरियड में भाई क्या हुआ, 1000 बीसी। 1000 बीसी में क्या हो गई, आयरन की डिस्कवरी हो गई। आयरन की डिस्कवरी से क्या क्या चेंजेस हुए कि अब यहां पर क्या इकोनॉमी हो गई, अब यहां पर क्या इकोनॉमी हो गई, अब यहां पर क्या पॉलिटी हो गई, अब यहां पर क्या पॉलिटी, थोड़ा सा नीचे, या एक काम करते हैं, हाँ चलिए कोई बात नहीं, पॉलिटी क्या हो गई, ठीक बात है। फिर उसके बाद क्या यहां पर सोसाइटी हो जाएगी, क्या ठीक बात है। और फिर उसके बाद क्या रिलीजन हो जाएगा। अब जरा इसको सही से समझ में लेते लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या यहां पर चीजें होंगी, धीरे धीरे इसको हम अपडेट करते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे। कि और यही क्वेश्चन आया था मेंस में इस बार 2024 के मेंस में, सवाल यही था आई थिंक कि भाई सोसाइटी में और इकोनॉमी में क्या चेंज था फ्रॉम द लेटर वैदिक, फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमको यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस स्लाइड में अगर वो एक एक वर्ड पता चल जाएगा तो उससे हम सारा आंसर जो है अपना रिकॉल कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से पूरा आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दूंगा मैं, सारे सिर्फ पॉइंटर्स हो ताकि एंशिएंट हिस्ट्री दिमाग में बैठ जाए, वो कहानी दिमाग में आ जानी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से आप भागते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से ना, सर ऐसा फैक्ट है वैसा फैक्ट है, आपके दिमाग में कहानी बैठ जाएगी तो सब चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री ऐसे ही आपको फ्लो चार्ट बना बना के सिखा दूंगा, ठीक है। शुरू करें। प्लीज गिव द हेडिंग इकोनॉमी ऑफ द वैदिक पीरियड। चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा, प्लीज गिव द हेडिंग इकोनॉमी। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमी की। अब इकोनॉमी जो है आपकी, ये इकोनॉमी अगेन 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे जैसा हमने डिसाइड किया हुआ है। तो पहला चीज तो ऋग्वेदिक पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको,
अर्ली वैदिक पीरियड, या इसको मैं बोलूंगा ऋग वैदिक पीरियड, ठीक, और ये लेटर वैदिक पीरियड। चलिए ठीक है भाई, अब जरा देखिएगा इसी जो इकॉनमी थी, जो इकॉनमी है इन द ऋग्वैदिक पीरियड, जो इकॉनमी है इन द ऋग्वैदिक पीरियड वो कैसी है? पेस्टोरल इकॉनमी। अरे भाई जब ये आर्यंस आ रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यार ये लोग ना पेस्टोरल लोग हैं, पेस्टोरलिज्म कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इज नॉट मच डोमिनेटिंग इन विद देम। तो ये कैसे लोग हैं जब आके बसेंगे, तो इकोनॉमी कैसी होगी? इकोनॉमी इनकी पेस्टोरल होगी। हाउ कैन यू से दैट? हाउ कैन यू से कि इनकी इकोनॉमी जो है वो पेस्टोरल इकोनॉमी होगी? व्हाट इज द एविडेंस? मैं बोलूंगा तो मान लोगे नहीं। व्हाट इज द एविडेंस? प्लीज देखिएगा, एविडेंस क्या होगा? नंबर 1, व्हाट इज द एविडेंस? एविडेंस इज कि आपको ऋग्वेद मेंशंस द डोमिनेशन ऑफ 2 एनिमल्स, काउ एंड हॉर्सेस। अगर ऋग्वेद के अंदर ये 2 एनिमल्स का डोमिनेशन है, विच शोज कि जो इकोनॉमी होगी वो उस वक्त की आप देखोगे तो कैसी थी? पेस्टोरल इकोनॉमी थी। मल्टीपल टाइम्स द यूज ऑफ द वर्ड काउ इज देयर, है ना, जो वर्ड यूज किया गया काउस के लिए, आप देखो कई बार ऐसे वर्ड आए, गैविस्टी। गैविस्टी मींस सर्च फॉर काउस, फाइट फॉर काउस, पीपल आर फाइटिंग फॉर काउ, सर्चिंग फॉर काउ। लोग गाय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, काउ के लिए फाइट हो रही है। क्यों? काउ इज प्रोवाइडिंग देम लाइवलीहुड। समझ रहे हो? अभी दुनिया इवॉल्व हो रही है, इंसान इवॉल्व हो रहा है। पहले पत्थर जानता था, पत्थर के बाद उसको कॉपर के बारे में पता चला, थोड़ी बातें और उसको समझ में आ गई, फिर उसको ब्रॉन्ज के बारे में पता चला, ठीक है, फिर उसने ब्रॉन्ज बना लिया। अब यहां पर बात यह है कि वो आदमी, वो इंडस वैली खत्म हो चुकी है, अब यहां पर इंसान रह रहा है, पेस्टोरल आदमी है, और अब वो काउ के लिए फाइट कर रहा है। पीपल आर फाइटिंग फॉर काउ, व्हाई? बिकॉज काउ इज गिविंग देम लाइवलीहुड। तो इकोनॉमी इज पेस्टोरल, ठीक है। प्लीज राइट, प्लीज राइट, डोमिनेशन ऑफ 2 एनिमल्स इन ऋग्वेद, या आप लिख सकते हैं ऋग्वेद टॉक्स अबाउट 2 एनिमल्स। कौन कौन सा? कौन कौन सा? काउ, हॉर्स, इन 2 एनिमल्स का बाकी काफी डोमिनेशन देखने को मिला। काउ, मैंने बताया ना, वर्ड यूज्ड इज गैविस्टी। गैविस्टी, गैविस्टी मींस सर्च फॉर काउस। गैविस्टी मींस, यहां लिख देता हूं मैं, काउ, वर्ड यूजेस गैविस्टी, सर्च फॉर काउस। चलिए इसको मैं नीचे अपना, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं गैविस्टी। गैविस्टी का मतलब लिख लीजिए सर्च फॉर काउस, ठीक है। गॉड के नाम जो है वो हॉर्सेस के नाम पे रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड पुरंदर, अश्विन, मारुत, मतलब द नेम ऑफ द गॉड्स आर ऑन द नेम ऑफ हॉर्स, वो इंपॉर्टेंस थी। सो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इकोनॉमी इज पेस्टोरल। पेस्टोरल इकोनॉमी है भाई, इकोनॉमी इज पेस्टोरल। कैसे? फर्स्ट एविडेंस, डोमिनेशन ऑफ 2 एनिमल्स इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर 2 एनिमल्स का डोमिनेशन मिला हमको। काउ, काउ इज, ये वर्ड कई बार मिला हमको ऋग्वेद के अंदर। वर्ड यूज हुए हैं गावेस्टी, है ना, वर्ड यूज हुए गोपति, हु इज ओनिंग काउस, गोपति, गैवेस्टी, है ना, ये वर्ड यहां यूज हो रहे हैं। हॉर्स, नेम ऑफ द गॉड्स आर ऑन द हॉर्स, अश्विन, मारुत, पुरंदर, ऑल दीज आर देयर। सो दिस इज द फर्स्ट एविडेंस टू से कि भाई ऋग्वेदिक पीरियड की इकोनॉमी इज पेस्टोरल इकोनॉमी, क्योंकि डोमिनेशन ऑफ 2 एनिमल्स, काउ एंड हॉर्स। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ऋग्वेद is talking about, second point, Rigved is basically talking about cereals, like you will find jaw, java. Rigved is talking about cereals like java की बात हो रही है। यानी कि लोग एग्रीकल्चर जान रहे हैं, बट इट इज नॉट द डोमिनेटिंग फोर्स अगेन, ठीक है, ये बात नोट करिएगा। एग्रीकल्चर इज नोन, एग्रीकल्चर इज
known but not dominating, but not dominating. डोमिनेटिंग नहीं था, लोग जानते हैं जौ की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी यहां पर एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग नहीं है. ठीक है, पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर. थर्ड पॉइंट, थर्ड प्लीज सी, थर्ड पॉइंट क्या है. नाउ एग्रीकल्चर इतना हो नहीं रहा है, इसका मतलब सोसाइटी के अंदर सरप्लस भी नहीं होगा. अरे भाई एग्रीकल्चर नोन है बट इट इज नॉट डोमिनेटिंग, तो इसका मतलब सोसाइटी के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा. और अगर सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंसान सिर्फ बेच और खा पा रहा है अपने हिसाब से. वो सिर्फ अपने ही बेच नहीं रहा है, मतलब इंसान सिर्फ अपने लिए उगा रहा है चीजों को. ओनली सबसिस्टेंस इकोनॉमी इज देयर. लोग अपने ही लिए उगा रहे हैं, अपना ही पेट भर के सो जा रहे हैं और कोई काम ही नहीं है उनके पास. उनको सबसिस्ट करना है, जिंदा रहना है. तो विच मीन्स व्हाट, पैस्टोरल इकोनॉमी. जानवर चराई कर रहे हैं, कुछ नहीं है, जानवर को चला रहे हैं. तो प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा कि भाई अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर यहां पर क्या है, लो है, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, लो है, इसका मतलब सरप्लस नहीं होगा, सरप्लस नहीं होगा. और सरप्लस नहीं है इसका मतलब ट्रेड नहीं होगा. और इसका मतलब यह है कि इंसान से क्या हो रहा है, सिर्फ यहां क्या कर रहा है, सिर्फ अपने पर्पस के लिए चीजों को उगा रहा है. यानी कि यहां पर अगर ट्रेड भी नहीं होगा तो इसका मतलब करेंसी भी नहीं होगी. ट्रेड नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है, तो करेंसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. और करेंसी नहीं है तो साहब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बार्टर सिस्टम चल रहा होगा. इसका मतलब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होगा उस वक्त. पॉइंट इज क्लियर. दिस अगेन शोज कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो है, सरप्लस इतना नहीं है, ट्रेड इतना नहीं है, करेंसी नहीं है, वाटर सिस्टम है, तो आदमी का मेन ऑक्यूपेशन इज पैस्टोरलिज्म. तो ऋग्वेदिक पीरियड की जो इकोनॉमी है वो पैस्टोरल इकोनॉमी है. विद ऑल द एविडेंसेस हमने यहां पर इसे कंप्लीट किया. समझ में आ गया, पॉइंट इज क्लियर. नाउ प्लीज सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको अच्छे समझिएगा. देखिए 1000 बीसी में क्या हुआ. 1000 बीसी में सर आयरन की डिस्कवरी हो गई. इस आयरन की डिस्कवरी से क्या हुआ, इस आयरन की डिस्कवरी से क्या हुआ, हमने यहां पर अब क्या किया, हमने यहां पर बनाया क्या, हमने यहां पर बनाए प्लाउ, हमने यहां बनाया एक्स. अभी तक क्या था कि ये लोग कहां बसे हुए थे, ये लोग बसे हुए थे इन द सप्त सिंधु. आर्यंस जब आए थे तो कहां बसे हुए हैं साहब, ये देखिए जब आर्यंस आए हैं तो कहां बसे हैं, सप्त सिंधु एरिया में, है ना. यानी कि एक बार मैं आपको मैप बनाऊं, ठीक है. तो जब आर्यंस आए तो वो इस एरिया में बसे हुए हैं, दे आर इन द एरिया ऑफ सप्त सिंधु, यहां पर बसे हुए हैं. और ये जो एरिया है पूरा यूपी बिहार का, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा एरिया यू विल फाइंड कि ये यहां पर डेंस जंगल हुआ करते थे, है ना. फर्टाइल एरिया है, डेंस जंगल थे. अब इन जंगलों को काटना है अगर, तो अभी तक तो लोगों को क्या है, स्टोन की इंफॉर्मेशन थी, तो स्टोन से काट सकते थे क्या, नहीं काट सकते थे. तो स्टोन एज में कुछ नहीं हुआ. कॉपर एज जब आया, चालकोलिथिक पीरियड, क्या कॉपर से कट सकता है, ये सब नहीं कट सकता. फिर ब्रॉन्ज से कट सकता है, नहीं कट सकता. लेकिन जब आयरन की खोज हुई और आयरन का एक्स और प्लाउ बनाया गया, तो अब इन लोगों ने, जो यहां पर आर्यंस रह रहे हैं, ये जो आर्यंस यहां पर रह रहे हैं इन द ऋग्वेदिक पीरियड, इन द ऋग्वेदिक पीरियड, अब इन्होंने यहां पर इसको काटना शुरू किया इन जंगलों को, और फिर वो लोग आके इस एरिया में यहां पर बस जाते हैं. तो दे आर लिविंग हियर इन द लेटर वैदिक पीरियड. वो इस जगह पे लेटर वैदिक पीरियड में आके रहने लग जाएंगे. तो देखिए आयरन की जब डिस्कवरी हुई तो आयरन की डिस्कवरी से एक्स और प्लाउ बना, और उस एक्स और प्लाउ से यूपी बिहार के डेंस जंगलों को काटा गया. वो एरिया मैदानी इलाके हो गए, और जब एरिया मैदानी हो जाएगा तो वहां पर खेती शुरू हो जाएगी. पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गया. पहले लोग यहां रह रहे हैं, ठीक है ना. इकोनॉमी इज पास्टोरल, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, ना कोई चीज की हमको इतनी जरूरत है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, ना हमें कोई चीज जरूरी है, बस अपना खा ले पी ले, नेटफ्लिक्स एंड चिल करे, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है भाई. लेकिन जब आयरन की डिस्कवरी हो गई 1000 में बीसी में, तो उसके बाद हमने उससे आयरन और उससे एक्स और प्लाउ बनाया. एक्स और प्लाउ से फिर यूपी बिहार के जंगल काटे गए. जब ये जंगल कटे तो ये मैदानी इलाके हो गए, और फर्टाइल एरिया अपने आप में है, यहां पर खूब एग्रीकल्चर हुआ.
कुछ लोग अब एग्रीकल्चर ज्यादा करेंगे, वो अमीर हो जाएंगे, जो कम एग्रीकल्चर कर पाएंगे वो थोड़े से कम अमीर होंगे या कम पैसा होगा उनके पास। तो मतलब सोसाइटी में अब इनइक्वालिटी आना शुरू हो गई है। जो ज्यादा एग्रीकल्चर कर गए वो पावरफुल हो गए, जो उतना एग्रीकल्चर नहीं किए वो कम पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल वाले कम पावरफुल वालों पे दबाव बनाएंगे, यानी कि इनइक्वालिटी इज देयर। सोसाइटी के अंदर सप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो चुका है। पॉइंट इज गेटिंग क्लियर? तो इस बात को यहां पर प्लीज समझिएगा कि 1000 बीसी में जब आयरन और प्लाऊ का डिस्कवरी हो गया तो यहां पर ये जो गैंजेटिक वैली है, इस गैंजेटिक वैली में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं और यहां के फॉरेस्ट को कट डाउन किया गया, यहां के फॉरेस्ट कट डाउन किए गए। ऑल्दो यू विल फाइंड कि शतपथ ब्राह्मणा, है ना, ब्राह्मणा ये वाली जो आपकी वेद के साथ जुड़ी होती है, शतपथ ब्राह्मणा टॉक्स अबाउट क्लियरिंग द फॉरेस्ट बाय फायर। ऐसा होगा कि भाई फायर के थ्रू हमने जंगल काट दिए होंगे, बट इट वाज पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा इतना। तो बेसिकली गैंजेटिक वैली में जो फॉरेस्ट था इसे कट डाउन किया गया इस प्लाऊ और एक्स के थ्रू, और यहां पर आप देखोगे ये ओपन फील्ड्स हो जाती है। दिस मेड देम कन्वर्ट इनटू ओपन फील्ड्स, और ये ओपन फील्ड है तो यहां पर एग्रीकल्चर शुरू होगा। सो व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड? अब क्या हो जाएगी इकोनॉमी? यस प्लीज, इकोनॉमी। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है सर, क्योंकि अब मैदानी इलाके हो चुके हैं और अब इकोनॉमी हो जाएगी यहां पर एग्रीकल्चरल। कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। इकोनॉमी कैसी हो गई? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो गई सर। रीजन क्लियर? बिकॉज ऑफ द आयरन, डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड आयरन, और उससे हमने प्लाऊ और एक्स बना लिया, तो उससे क्या होगा? इकोनॉमी कैसी हो गई? एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गई। What is the evidence? How can you say economy agriculture हो गई? Again, evidence. First point. Rigved talks about. Rigved. How can you say it's agriculture economy? Because Rigved is talking about plow rituals. Oh ho. ऋग्वेद प्लाऊ रिचुअल्स के बारे में बात कर रहा है। अब प्लाऊ का रिचुअल शुरू हो गया। यू विल फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन इन द हिंदू रिलीजन, क्योंकि यहां से अब लाइवलीहुड इज ऑल्सो गिवन बाय द आयरन। इसलिए आप देखोगे हिंदू रिलीजन में कितना इंपॉर्टेंस होता है लोहे की, पूजा भी होती है। तो इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट ऋग्वेद में यू विल फाइंड प्लाऊ रिचुअल्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि प्लाऊ को पूजा जा रहा है। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? सो हियर यू विल फाइंड दैट, राइट, प्लीज राइट, ऑल्दो शतपथ ब्राह्मण टॉक्स अबाउट क्लियरिंग द फॉरेस्ट बाय फायर, क्लियर किया होगा, बट इट माइट हैव बीन क्लियर्ड बाय आयरन, आयरन से क्लियर किए गए होंगे। ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट प्लाऊ रिचुअल्स। ठीक है? यू वांट, यू कैन राइट ऑल्दो शतपथ ब्राह्मणा talks about clearing the forest by fire, but it might have been cleared by iron. First point is clear. Second, now Balram, he is the brother of Krishna. Balram, the brother of Krishna, he is holding Hal. He is called as Haldhar. हल को पकड़े हुए है। Balram, brother of Krishna, holding Hal, and holding the Hal was a matter of prestige. बहुत ही प्रेस्टीज की बात थी उस पीरियड में। इसका मतलब इकोनॉमी कैसी हो चुकी है? अब जो हल पकड़े हैं इसका मतलब क्या? प्लाइंग होगी। इसका मतलब क्या? एग्रीकल्चर इज, इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल। समझ में आ गया? प्लीज राइट, लिखिएगा। बलराम, ब्रदर ऑफ कृष्ण, इज होल्डिंग प्लाउ, is holding plow. He is called as wielder of plow. He is the wielder of plow. He is holding the hull. He is called as Haldhar. He is called as Haldhar. बात समझ में आ रही है? हल्दर कहां जा रहा है? एंड ऑब्वियस सी बात है, होल्डिंग द प्लाउ is a matter of prestige.
बड़ी प्रेस्टीज की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अरे समझ में आ रहा है ना? क्या एविडेंस है कि इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल? पहला एविडेंस कि ऋग्वेद खुद प्लाउ रिचुअल्स की बात करने लग गया है। दूसरा एविडेंस, बलराम द ब्रदर ऑफ कृष्ण इज होल्डिंग हल, हलधर कहा जा रहा है उनको, ही इज होल्डिंग हल, प्लाऊ को पकड़े हुए हल, एंड होल्डिंग हल वाज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज एट दैट टाइम। बलराम इज द विल्डर ऑफ प्लाऊ, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में बात किसकी हो रही थी? यावा की बात हो रही थी, यावा सीरियल्स। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड जो बात हो रही है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ऋग्वेद टॉक्स अबाउट व्हीट एंड बार्ले, राइस, इनकी बातें होने लगी। व्हीट, राइस, बार्ले, ऋग्वेद टॉक्स अबाउट दीज। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब, अगर व्हीट, राइस, बार्ले की बातें ज्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब इट्स एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी नाउ, ठीक है ना? ये प्रोमिनेंट हो चुका है, ठीक है, ये बात प्रोमिनेंट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अभी भी एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं है, पर सोसाइटी में अभी भी एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है। और अगर एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है, इसका मतलब अभी भी कोई ट्रेड नहीं होगा। मतलब इंसान सिर्फ अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है और उसको वो यूज कर रहा है, ठीक है ना? यहां पर ये चीजें जो है वो चल रही हैं। इसके अलावा और भी यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में यू विल फाइंड कि लोग जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे यू विल फाइंड कि आर्ट, क्राफ्ट, लेदर, पॉटरी, ये सब भी चल रहा है, ठीक है? तो ट्रेड जो हो भी रहा है वो किसका हो रहा था? वो आपका खेतरी माइन से कॉपर का हो रहा है, खेतरी माइन से कॉपर का होगा, वो अभी भी हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चरल ट्रेड नहीं है, एग्रीकल्चर ट्रेड नहीं है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया, पॉइंट नंबर 5 भी नोट करिएगा कि भाई यहां पर एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है, ट्रेड नहीं है, खेतरी माइन। दूसरी बात, और भी यहां पर प्रोफेशन, जैसे कि आप देखोगे लेदर, लेदर, आप देखोगे क्राफ्ट, क्राफ्ट, आप देखोगे पॉटरी। तो ये भी काम है जो लोग इस वक्त के पीरियड में कर रहे हैं, ठीक है? पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर इज द प्रोमिनेंट वन जो आपको यहां पर मिलेगा, पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू में लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो लेटर वैदिक पीरियड में नाउ द इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल, ये बात समझ में आ गई। मैंने ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, एक लास्ट वाला पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिया, इट इज नॉट कनेक्टेड विद इससे रिलेटेड नहीं है एग्रीकल्चर से, बट ये बताने के लिए लोग इस पीरियड में और क्या क्या चीज करने लग गए थे। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में पीपल आर प्रैक्टिसिंग पॉटरी, क्राफ्ट भी चल रहा है, आर्ट भी चल रही है कुछ ना कुछ, लेदर का काम भी चल रहा है, ये सब चीजें हो रही है। सो इकोनॉमी क्या हो गई? पहले क्या थी? पैस्टोरल, अब क्या हो गई? एग्रीकल्चरल। पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया? रटना नहीं है, सारे पॉइंट्स मेंस के आप इस जगह से लिख सकते हो। हाउ कैन वी से द इकोनॉमी इज पैस्टोरल? एविडेंस नंबर 1, डोमिनेशन ऑफ 2 एनिमल्स, काउस एंड हॉर्स। काउ का डोमिनेशन शो कर रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ काउ थी। आप देखोगे वर्ड यूजेस गैवेस्टी, पीपल आर फाइटिंग फॉर काउस, काउस प्रोवाइडिंग देम लाइवलीहुड, पीपल आर फाइटिंग फॉर इट। देन उसके बाद हॉर्स, गॉड के नाम हॉर्स पे, पुरंदर, मारुत, अश्विन, रिफर टू योर एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, आर एस शर्मा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट सीरियल्स। जब बात सीरियल की हो रही है, इसका मतलब क्या है? डोमिनेंस ऑफ पैस्टोरलिज्म। और सीरियल में कौन सी बात हो रही है? यावा, यानी कि व्हीट, बार्ले, इन सब की बातें नहीं हो रही हैं, यावा की बातें हो रही हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर जानते हैं लेकिन डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है। थर्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है, लो है। क्यों? जरूरत ही नहीं है सोसाइटी में ज्यादा प्रोड्यूस करने की, सरप्लस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आदमी अपना प्रोड्यूस करेगा, खाएगा, खत्म। तो जब सरप्लस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ट्रेड भी नहीं होगा, ट्रेड भी नहीं होगा तो मतलब करेंसी नहीं होगी, करेंसी नहीं है तो मतलब बार्टर सिस्टम चल रहा है। पॉइंट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपका यहां पर हो गया इकोनॉमी। प्लीज फर्स्ट स्लाइड को, यहां पर इस स्लाइड को अपडेट कर लेते हैं। तो मतलब अभी तक क्या था यहां पर साहब? भाई इकोनॉमी कैसी है? पास्टोरल। सो फ्रॉम पास्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, agricultural economy, from pastoralism to agriculture economy. Next, please give the heading polity. Please give the heading polity. Polity. आइए जरा बात करते हैं पॉलिटी की। Again, divided into 2 parts.
एक स्लाइड में आप समझ रहे हो ना, यहीं से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे, यहीं से ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस से ही मिल रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। पॉलिटी, पॉलिटी इन द ऋग्वैदिक पीरियड, इसी को हम लोग क्या अर्ली वैदिक पीरियड कह रहे हैं, एंड पॉलिटी इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, नाउ द पॉलिटी इज कैसी है, पॉलिटी आप देखोगे तो इस पीरियड में इमेजिन करिए कि लोग कैसे होंगे। आर्यंस बाहर से आए हैं, यहां पर अभी पैस्टोरलिज्म चल रहा है, लोग जानवर चराई कर रहे हैं, हाँ ठीक है कर रहे हैं साहब, तो लोगों का पॉलिटिकल सेटअप कैसा होगा। यार पॉलिटिकल सेटअप में ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप देखोगे कि लोग अभी क्या है, जना ट्राइब्स में रह रहे हैं, पीपल आर लिविंग इन ट्राइब्स, एक ट्राइब के लोग एक साथ रह रहे हैं। कई सारी ट्राइब्स थी ना, हमने कहा था कि आर्यंस कई सारी ट्राइब्स देखने को मिलती है हमको, भरत ट्राइब है, त्रिचु ट्राइब है, तो पीपल आर लिविंग इन ट्राइब्स, और जब ट्राइब्स के लोग हैं आपस में रह रहे हैं, सोसाइटी कैसी होगी, ट्राइबल सोसाइटी है, सोसाइटी ट्राइबल है, पॉलिटी भी कैसी है, लोग ट्राइब्स में रह रहे हैं, पीपल आर लिविंग इन ट्राइब्स। जना मींस जन, कहते ना एक जना आएंगे, दो जना आ रहे हैं, चार जना आ रहे हैं, मतलब सिंगल यूनिट, पीपल आर लिविंग इन जना, प्लीज राइट, पॉलिटी इज जना, पॉलिटी इज जना। क्लियर है, पॉलिटी कैसी है, जना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक ट्राइब है कुरु, तो एक ट्राइब के लोग हैं, एक ट्राइब के लोग हैं कुरु। अब जब आपस के ट्राइब के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आपस के लोग हैं, एक ही ट्राइब के लोग हैं, एक ही कबीले के लोग हैं, तो इनका सरदार भी एक होगा, इनका सरदार होगा, कबीले का सरदार होगा, और सब आपस में जुड़े होंगे, सारे एक ही खानदान के लोग हैं, कोई मामा पुआ फूफा फूफा भतीजा मामी नानी चाची मौसी, सब एक जैसे लोग होंगे यहाँ पर, एक कबीले के लोग हैं, एक ट्राइब के लोग हैं। तो ट्राइब इज पीपल आर लिविंग इन जन, सिंगल यूनिट्स में लोग रह रहे हैं, कुरु इज अ ट्राइब। ठीक है ना, देन इस वक्त आप देखोगे पॉलिटी में यू विल फाइंड कि ट्राइबल असेंबलीज होती थी। अब ये लोग ट्राइब्स में रहते हैं तो ट्राइबल असेंबलीज होंगी, ट्राइबल असेंबलीज होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आप देखोगे मिलेगा आपको सभा। अब इन्होंने एक बना रखी है सभा, जिसमें कौन होंगे, एल्डर पीपल होंगे, सभा होगी एल्डर पीपल। अब कबीले के लोग हैं तो कुछ बड़े बुजुर्ग होंगे जिनको थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी कि भैया बड़े बुजुर्ग है, बुरा मान जाएंगे वरना, तो उनको थोड़ी इज्जत दी गई, सभा बनाई गई। अब ये लोग थोड़े मॉरल चीजों पे डिसाइड कर रहे हैं, गंदी बात है अच्छी बात है, इस तरह की चीजें हो रही हैं यहाँ पर, तो सभा इज फॉर एल्डर पीपल। इसके बाद समिति में कॉमन, मतलब समिति में क्या है, किंग है, किंग को क्या बोल रहे हैं, ईशान, ईश्वर जैसा, किंग की पावर ईश्वर जैसी यहां पर है, किंग राजा जैसे समेत यहां पर माना गया, ईशान है, किंग इज लाइक हेड, और वो ईश्वर जैसा है। फिर उसके बाद विदत मतलब सोशियो रिलीजियस इश्यूज, सोशल या इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं यहां पर, कि भैया जा रहे थे तो वो बाइक से जो है उनका लड़का जो है हमको पीछे से छेड़ रहा था, सोसाइटल इश्यूज है ना, वो डिवोर्स दे दिया उन्होंने, थप्पड़ मार दिया था, देख के सीटी बजा दी, कुछ भी हो सकता है। तो विदत इज सोसाइटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक असेंबली बनाई गई। ऐसे ही एक था गण, कॉमन पीपल वेर अ पार्ट ऑफ इट। आप देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, एक कबीले के लोग हैं, कुछ ही लोग रह रहे हैं उसमें, एक कबीले का सरदार है। यू कैन सी अ सीरीज है नेटफ्लिक्स पे वाइकिंग्स करके, अब देखिएगा उसको, बहुत ही अच्छी, अगर आप हिस्ट्री से प्यार करते हैं तो आप उसको देखना पसंद करेंगे, आपको समझ में आएगा इंसान कैसे ओरिजिनल, कैसे उसका शुरुआत हुई होगी, कैसे वो कबीले में रहता था और फिर वो कैसे दूसरे आइलैंड्स पे जाके अटैक कर रहा है, कैसे उनको अपने कंट्रोल में लेके आ रहा है, क्या क्या चीजें, वॉर बूटी का मतलब क्या होता था, उनके बर्तन उठा लाते थे। अब इस आइलैंड पे जो लोग रह रहे हैं उनके पास उस प्रकार के बर्तन नहीं है, वो डिफरेंट प्रकार के बर्तन, बेकार और एकदम लो ग्रेड बर्तन में खाना खा रहे हैं, बर्तन का नाम बर्तन नहीं है, हड्डी है मान लीजिए किसी की, है ना। अब हाथी की सूंड है, उसको आधा कर दिया तो वो एक तरह से उतना ओपन टाइप का बन गया, उसके थ्रू हम लोग पानी पी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। कोई हड्डी है, हड्डी खोखली हो गई है तो उसके थ्रू खाना खा रहे हैं उसमें रख के हम लोग।
ऐसे बर्तन हो रहे हैं। लेकिन कहीं और गए तो वहां देखा कि इंसान ने डिफरेंट प्रकार के बर्तन बना रखे हैं, तो उनको लगा ये चीज तो उनके यहाँ बहुत अच्छी है, हमसे बेटर है, वो बर्तन उठा लाए चुरा के, वॉर बूटी में को हरा के। तो अगर आपने इंटरेस्ट है तो यू कैन वॉच दैट सीरीज, वाइकिंग्स बड़ी अच्छी है, राइट। तो पॉलिटीज, जना, कुरु, लोग एक ट्राइब में रह रहे हैं, ट्राइबल असेंबलीज हैं, सभा, समिति, विदत और गण हो गया। ठीक बात है सर, ये बात समझ में आ गया। अब यहां पर थर्ड पॉइंट, थर्ड, राजा है, राजा को असेस करने के लिए पुरोहित, पुरोहित राजा को असेस करेंगे, प्रीस्ट, और फिर उसके बाद साथ में कौन होगा, सेनापति, सेनापति, कमांडर। बस यही नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन कमांडर साहब तो हैं, लेकिन कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। अरे नो स्टैंडिंग आर्मी, ओ हो, स्टैंडिंग आर्मी कैसे होती भाई? स्टैंडिंग आर्मी कब होगी? स्टैंडिंग आर्मी मतलब रेडीमेड आर्मी है, जब जरूरत पड़े तुरंत अटैक। लेकिन इस वक्त अटैक नहीं कर सकते, है ही नहीं स्टैंडिंग आर्मी। तो क्या होगा, जब कोई दूसरी कबीले के लोग अगर अटैक कर देंगे तो यहां के लोग ही आपस में मिल जाएंगे, दे विल फॉर्म द आर्मी एंड दे विल स्टार्ट फाइटिंग। तो देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी। व्हाई? पेमेंट तरीका नहीं है। आप देखिए यहां पर पेमेंट का तरीका ही नहीं है ना, यही तो हमने देखा। एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा है, ट्रेड ही नहीं हो रहा है, करेंसी नहीं है, पेमेंट कैसे करोगे? तो जब जरूरत पड़ेगी तब लोग इकट्ठा होंगे अपने कबीले के लिए, ट्राइब के लिए, एंड दे विल फाइट। जस्ट अ मिनट, यस लाइट कट गई थी, बात समझ में आ गई है भाई? करेंसी नहीं है ना, करेंसी नहीं है तो आप कैसे दोगे उनको? तो इसका मतलब राजा, पुरोहित, सेनापति, कमांडर तो है, लेकिन कमांडर के पास आर्मी नहीं है। जब जरूरत होगी तब आर्मी फॉर्म होगी, और वही आर्मी लोगों की ही होगी। सो देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी बिकॉज करेंसी नहीं है लोगों को पैसा देने के लिए। करेंसी नहीं है साहब, इसका मतलब कोई टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा होगा। सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो इसका मतलब प्लीज राइट, नो टैक्स कलेक्शन, नो टैक्स कलेक्शन। अब जब पैसा ही नहीं है, करेंसी नहीं है, तो टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे? टैक्स कलेक्शन भी नहीं होता इस वक्त, क्योंकि देना ही नहीं है, कुछ पेमेंट ही नहीं करने किसी को। नो टैक्स कलेक्टर्स आर देयर। तो फिर राजा राजा है कैसे पता चलेगा? राजा को इतनी बड़ी कबीले को चलाना है तो कैसे पता चलेगा कि भाई हाउ विल राजा रन इट? सो प्रोविजन ऑफ वॉलेंट्री ऑफरिंग्स, प्रोविजन ऑफ बलि, प्रोविजन ऑफ बलि। व्हाट इज बलि? वॉलेंट्री ऑफरिंग्स, वॉलेंटरी ऑफरिंग्स। लोग आके अपनी ऑफरिंग्स दे रहे हैं कुछ कुछ। सो इट इज अ टाइम ऑफ वॉलेंटरी ऑफरिंग्स हो रही है, वॉलेंटरी ऑफरिंग्स हो रही है। बात समझ में आ रही है? ऋग्वैदिक पीरियड, पॉलिटीज जना, कुरु ट्राइब है, ठीक है, ट्राइबल असेंबलीज थी, सभा, समिति, विदत, गण, सबके काम समझ में आ गए आपको, राइट। राजा है, उसके साथ उसको असेस करने के लिए पुरोहित और उसका एक सेनापति। लेकिन सेनापति के पास आर्मी नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई आर्मी को पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है, करेंसी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी। तो क्या करेंगे? कैसे राजा क्या करेगा उनको? देयर इज अ प्रोविजन ऑफ बलि, दैट इज वॉलेंट्री ऑफरिंग्स, प्रोविजन ऑफ बलि, वॉलेंट्री ऑफरिंग्स। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? तो नो टैक्स कलेक्शन, प्रोविजन ऑफ बलि। अब क्या हुआ साहब? अब क्या हुआ? वही बात होगी, वही चीज होगी। 1000 बीसी, 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हो गई, और आयरन की डिस्कवरी से नाउ एवरीथिंग विल चेंज। व्हाट? जैसे कि अब पॉलिटी क्या हो जाएगी? पॉलिटी हो गई जनपद। ओ हो, कैसे जनपद हो गई? कैसे जनपद हो गई? देखिए सिंपल रीजन है जनपद होने का। कैसे हुई? कि मालिक पहले क्या था? इकोनॉमी कैसी है सर? इकोनॉमी एग्रीकल्चर हो चुकी है, ठीक बात है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? कि भाई सोसाइटी के एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मतलब यह है कि अब कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या है? कुछ अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए, राइट। यानी कि अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो एग्रीकल्चर का मतलब जो लोग ज्यादा एग्रीकल्चर करेंगे वो एक तरह से रिच होंगे, जो कम करेंगे वो पुअर हो गए। इसका मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी आ गई। और ये इनइक्वालिटी जो आई है, यानी कि रिच जो है वो पुअर को सप्रेस कर रहा होगा। इस वजह से इस चीज को चेक करने के लिए कि रिच पुअर के ऊपर कोई अत्याचार ना करे, ये इनइक्वालिटी ना हो, इसलिए देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम। ओ हो, स्टेट सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया साहब।
स्टेट बन गई यहां पर। ठीक है, क्लियर? सिर्फ समझना है। तो इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मालिक कि भैया जना, पहले लोग जना में रहते थे, वो क्या हो गए? जनपद, सिंगल यूनिट में रह रहे हैं, लेकिन अब डिफाइंड टेरिटरी हो गई कि कहां तुम रहोगे। इसीलिए यू विल फाइंड कि सर कुरु बिकेम कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जहां पर कुरु के लोग रह रहे हैं। पांचाल जहां पर 5 किंगडम्स रह रहे हैं, 5 ट्राइब्स रह रहे हैं, पांचाल, विदेह जिसका कोई देह ना हो। सो दीज आर द चेंजेस। सोसाइटी पहले, पॉलिटी पहले जना थी, अब जनपद हो गई। वाई? क्योंकि इकोनॉमी चेंज हुई, इकोनॉमी एग्रीकल्चर हो गई, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से कुछ अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए। तो जो अमीर है वो गरीब पे सप्रेशन करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, और जब ये ऐसा होगा सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाएगी। इनइक्वालिटी आ गई तो उसको चेक करने के लिए स्टेट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, और स्टेट फॉर्म होगी, कुरु बिकेम कुरुक्षेत्र। क्लियर? ठीक है। सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब क्या किया उन्होंने यहां पर आप देखोगे कि विदत और गण खत्म कर दिए। नाउ विदत एंड गण इज नो मोर। ठीक है, और सभा समिति परिषद बन गई। सभा प्लस समिति ये मिला दिया गया, उसको बना दिया गया परिषद। आज भी आप ये वर्ड सुनते हो, परिषद, राइट? और यहां पर जो विदत और गण, ये जो 2 सोसाइटीज थी उसे फिनिश कर दिया गया, क्योंकि भैया अब चीजें सिंपल नहीं बची हैं। अभी तक तो एक ही कबीले के लोग हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं, चाचा बुआ फूफा भतीजे सब एक साथ रह रहे हैं, तो कोई किसी पे काहे को यहां पर क्राइम करेगा। लेकिन अब यहां पर स्टेट सिस्टम डेवलप्ड है, यानी कि अलग अलग कई सारे लोग भी रह रहे हैं, कई सारे जना मिले होंगे तो जनपद बना होगा। अब डिफरेंट फैमिलीज के लोग भी यहां पर एक तरह से हो गए, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हो गए हैं। तो एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे अत्याचार कर सकती है, अटैक कर सकती है, हमला कर सकती है, उसको रोकने के लिए यहां पर क्या हो गया? स्टेट सिस्टम डेवलप हो गया। तो विदत गण जैसी चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं है। सोसाइटी इज नाउ मोर कॉम्प्लेक्स्ड। तो कमिंग अप ऑफ परिषद, बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन आप देखोगे पॉलिटी में स्टिल नो सरप्लस, अभी भी ज्यादा सरप्लस नहीं, अभी भी सरप्लस नहीं है। और सरप्लस नहीं है तो इसका मतलब नो ट्रेड, और ट्रेड नहीं है तो इसका मतलब क्या? नो करेंसी। इनफैक्ट मैं ऐसे लिखूंगा, नो ट्रेड, और ट्रेड नहीं है तो नो स्टैंडिंग आर्मी। कोई करेंसी नहीं है, कोई करेंसी नहीं होगी तो नो स्टैंडिंग आर्मी। कोई स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं होगा, पैसा कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन बात यह है, कैसे पता चलेगा फिर राजा को कि राजा कौन है? हाउ विल पीपल कम टू नो कि भाई ये राजा है, फला आदमी राजा है? कैसे पता चलेगा? अरे भाई राजा तब होता है ना जब अलग से दिखे कुछ राजा। अब वो आदमी नॉर्मल इंसान की तरह है, ना उसके पास स्टैंडिंग आर्मी है, ना उसके पास कोई टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ना उसके पास कोई सरप्लस है, ना वो कोई ट्रेड कर रहा है, वो बस राजा बना बैठा है। तो कैसे पता चलेगा राजा राजा है? मान लो मेरा दोस्त राजा बन गया, तुम्हारा दोस्त राजा बन गया, तो तुम तो जानते हो उसे करतूतों को, कि क्या क्या करता था, है ना? इसने क्या किया है क्लास 10th में, क्लास 11th में, सारी पोल खोल दोगे तुम उसकी, तो सारी भद्दोड़ जाएगी उसकी। तो पर जनता के सामने कैसे लगेगा ये राजा है, पावरफुल? रॉयल सेरेमनीज होना शुरू हुई। जैसे कि कैसे बताएं राजा राजा है मालिक? अश्वमेध यज्ञ। हो अश्वमेध यज्ञ होना शुरू हो गया, अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट हो गया। जहां तक घोड़ा अनइंटरप्टेड दौड़ेगा वहां तक क्षेत्र हमारा हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ। और जहां घोड़े को रोक दिया गया वहां लड़ाई हो जाएगी दूसरे के राजा के साथ। अश्वमेध यज्ञ बेसिकली टू टेल द अदर किंग्स, टू टेल अदर किंग्स कि मैं राजा हूं। अश्वमेध यज्ञ। देन वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो वाजपेय यज्ञ क्या हो जाएगा कि भाई अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा ना। तुम कैसे मानोगे तुम्हारा दोस्त अब राजा बन गया है?
नहीं मानोगे ना, जानते हो सारी करतूतें उसकी। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स को बताना कि भैया सिलेक्शन हो गया है आईएएस में हमारा अब, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताने के लिए वाजपेयी यज्ञ हो रहा है, ठीक है ना। तो टेलिंग द फैमिली एंड फ्रेंड्स कि भैया सिलेक्शन हो गया है, मैं राजा हूं। कैसे बिलीव करेंगे लोग हम राजा हैं? बिकॉज ऑफ दीज फंक्शन, सबको बुलाओगे, पार्टी दोगे, सिलेक्शन हो गया है, AIR आई है। थर्ड इज कि भाई राजसूया, राजसूया मतलब गॉडली पावर्स, गॉडली पावर्स, राजा के अंदर क्या है? गॉडली पावर्स। ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए। एंड हियर यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, यहां लिख देता हूं बिगिनिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, बट बिगिनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। ओके, टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत हो गई। कैसे? अब लोग काइंड में आके टैक्सेस दे रहे हैं। अनाज दे दिया, साहब ये आपकी तरफ से, मेरी तरफ से 1 किलो धान हो गया, 1 किलो गेहूं हो गया, राइट। सो दिस इज द पॉलिटी। क्लियर? समझ में आ गया? पॉइंट इज क्लियर? चलिए, प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा, पहले इसको अपडेट कर लेते हैं इसको। सो पॉलिटी क्या हो गई? पहले थी जना, जना से क्या हो गई? जना से हो गई जनपद, जना से हो गई जनपद। क्लियर? प्लीज गिव द हेडिंग सोसाइटी। प्लीज गिव द हेडिंग सोसाइटी। चलिए देखिए, सोसाइटी अगेन 2 पार्ट्स एज ऑलवेज। फर्स्ट ऋग्वेदिक पीरियड, सेकेंड लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब देखिए जरा सोसाइटी कैसी है भाई, प्लीज सी सोसाइटी। अब बताइए इस वाले पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी? सर इकोनॉमी इज पैस्टोरल। ओके, व्हाट इज द पॉलिटी? पॉलिटी इज जना। ओके, अब सोसाइटी अगर पैस्टोरल, इकोनॉमी अगर पैस्टोरल है, आदमी खाली घास चरा, जानवर चरा रहा है, मतलब ज्यादा कुछ करने को नहीं है और ना ही ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, और पॉलिटी भी जना है, सोसाइटी कैसी है? मैंने ऑलरेडी आपको इसको डिस्कस कर दिया है कि सोसाइटी इज ट्राइबल। लोग ट्राइब्स में रह रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटी, लोग कबीले में, एक कबीले में लोग रह रहे हैं, सोसाइटी इज ट्राइबल। और इस पीरियड में यू विल फाइंड कि जब सोसाइटी ट्राइबल है तो आप देखोगे कि वुमेन के पास बड़े खतरनाक राइट्स थे, वुमेन के पास बड़े यहां पर अच्छे राइट्स थे। आप देखोगे सोसाइटी कैसी हो गई? ट्राइबल, क्लैन बेस्ड सोसाइटी, लोग क्लैंस में रह रहे हैं, कबीले में, क्लैंस में रह रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की बहुत ही अच्छी पोजीशन थी, जबरदस्त। जैसे कि पहला राइट टू एजुकेशन था उनके पास। आज की फैमिलीज में कहीं ना कहीं अपने बच्चियों को, लड़कियों को रोक लेते हैं, बट उस वक्त राइट टू एजुकेशन था, एजुकेशन ऑफ वेदास। सेकंड राइट टू पार्टिसिपेट इन असेंबलीज, राइट टू पार्टिसिपेट इन असेंबलीज। जो असेंबलीज बनाई गई थी भैया, याद करिए, सभा, समिति, विदत, गण, उन असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था महिलाओं को। और सबसे बड़ा अधिकार जो आज पता नहीं कितनी यहां पर आज की लड़कियों को है, बताइएगा मुझे कि आपके पास ये अधिकार है कि नहीं, राइट टू चूज योर ग्रूम, दूल्हा चूज करने की यहां पर जो है वो राइट इनके पास था, राइट टू चूज ग्रूम। भाई दूल्हा, शादी किससे करेंगे वो भी अधिकार हमारे पास है। तो पोजीशन ऑफ वुमेन इज वेरी नाइस, है ना। इससे समझ में आ रहा है लोगों की पोजीशन क्या है, लड़कियों की, औरतों की बढ़िया है, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। थर्ड पॉइंट, सोसाइटी में, सोसाइटी इज हैविंग नो डिवीजन, सोसाइटी में डिवीजन नहीं है, बट सोसाइटी इज फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स, है ना, फेयर एंड द डार्क्स, दासास एंड दास्यूज। जब आए थे ये लोग ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम, 1500 बीसी में जब आए होंगे, तो ऋग्वेदिक पीरियड में एंट्री करी आर्यंस ने 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। You will find there is, society is facing discrimination, but there is no division in society. Please write third point. Please write third point. No division
in society, but society faces discrimination. Society faces discrimination. बात समझ में आ रही है? Society is facing discrimination. Point is clear? ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लेकिन अगेन वही बात फिर से कि साहब 1000 BC आयरन की डिस्कवरी, आयरन की डिस्कवरी से क्या क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी से क्या हुआ सर? अब यहां पर इकोनॉमी कैसी हो गई है? इकोनॉमी इज सर एग्रीकल्चरल, इकोनॉमी एग्रीकल्चर हो गई है। दूसरी बात, पॉलिटी जो है वो सर जनपद हो गई है, पॉलिटी जनपद हो गई है। एंड सोसाइटी के अंदर अब जब एग्रीकल्चरल कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, पॉलिटी जनपद हो गई है, राइट? सोसाइटी में वर्णा सिस्टम, वर्ण बेस्ड सोसाइटी, वर्ण बेस्ड सोसाइटी, वर्णा सिस्टम प्रोमिनेंट हो गया है। यानी कि वर्णा सिस्टम, यू नो दैट इज वर्णा सिस्टम, इट इज क्लियर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समझ में आ रहा है? सोसाइटी में ये वर्णा सिस्टम आप देखोगे तो प्रोमिनेंट हो चुका है, ठीक है ना, प्रोमिनेंट हो चुका है। सो ब्राह्मण इज प्रीस्ट, क्षत्रिय इज वॉरियर, क्षत्रिय इज वॉरियर, वैश्य इज मर्चेंट, और ये टैक्स कलेक्शन का काम करेगा फॉर द अबव टू वर्ण, ये वैश्य। एंड शूद्र ये सारे ऊपर के 3 वर्ण को सर्व करेगा, सर्व अबव 3 वर्णा, बाकी 3 वर्णा को शूद्र जो है वो सर्व करेगा। सो लेटर वैदिक सोसाइटी में, लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी कुछ इस प्रकार से यहां पर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटी कैसी है? अगला पॉइंट, सोसाइटी में यू विल फाइंड कि जो अब यहां पर हेड है, हेड ऑफ फैमिली, ही इज हैविंग द पावर टू डिसइनहेरिट द सन। जो हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है ना, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो बड़ा पावरफुल है। अब इमेजिन करिए लोग जनपद में रह रहे हैं और एक फैमिली का एक फैमिली का सरदार है। नाउ ही इज वेरी पावरफुल बिकॉज व्हाट, ही कैन disinherit the son, can disinherit son। वो अपने लड़के को डिसइनहेरिट कर सकता है, अपने जायदाद से बेदखल कर सकता है कि भैया आउटसाइड, बिग बॉस चाहते हैं आप घर से निकल जाए। सो हेड ऑफ द फैमिली इज पावरफुल एंड कैन डिसइनहेरिट द सन, ठीक है ना, क्लियर है। और इसमें आप देखोगे कि राइट ऑफ प्राइमोजेनिचर है, मतलब जो एल्डेस्ट सन है उसको ही प्रॉपर्टी जाएगी। तो राइट ऑफ प्राइमोजेनिचर जो है वो यहां पर चल रहा है। थोड़ा सा स्पेलिंग इसकी सही कर दूं मैं, प्राइमोजेनिचर। तो राइट ऑफ प्राइमोजेनिचर यहां पर, या रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर भी यहां पर जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट फीचर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, एक ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, गोत्र सिस्टम। अब गोत्र का मतलब क्या हो गया? गोत्र, ये जो वर्ड आता है इसका लिटरल मीनिंग हो गया जहां पर सारी कैटल्स को रखा जा रहा है ना। लिटरल मीनिंग इज कैटल ऑफ ऑल क्लैंस आर केप्ट देयर, राइट। गोत्र का जो लिटरल मीनिंग था, कैटल ऑफ ऑल क्लैंस, जितने भी क्लैंस हैं केप्ट देयर, उस जगह पे वहां सारे कैटल्स के, सारे क्लैंस के कैटल रखे गए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका मतलब क्या से निकाला गया? सेम लीनिएज से निकाल लिया गया, सेम
लीनिएज। तो यहां पर अब मैरिज जो है वो आउटसाइड गोत्र करने की बात हुई, मैरिज आउटसाइड गोत्र, आउटसाइड गोत्र। यहां पर हम इसका मतलब क्या है, ऑल क्लान्स के कैटल वहां पर हैं, है ना, उसका मतलब सेम लीनिएज से हो गया भाई, सेम आपके उसमें हो गए। लेकिन यहां पर मैरिज आउटसाइड गोत्र, अभी इसका मतलब डिफरेंट निकाल लिया गया, सेम लीनिएज से मतलब निकाला गया। सो मैरिज आउटसाइड गोत्र, गोत्र के बाहर शादी होगी। देखो वैसे तो बायोलॉजिकली आप देखोगे तो उसका सीधा अर्थ यही होता है कि भाई वैरायटी हो जाएगी, डाइवर्सिटी होगा ना, सेम भाई एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान के अंदर सेम प्रकार के जीन्स होंगे, है ना, सेम बीमारियां हो जाएंगी, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी बच्चे के अंदर। तो दैट इज अ गुड थिंग कि भाई ठीक है वैरायटी हो। लेकिन उस वक्त के टाइम पे भी क्या हुआ कि आप देखोगे कि गोत्र मतलब जहां मैरिज आउटसाइड गोत्र, और इसको मिसयूज कर दिया गया। मिसयूज कैसे किया गया कि भाई शादी आउटसाइड गोत्र करने का मतलब यह है कि भाई एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरीज भी होने लग गया। तो इसको मिसयूज, वैसे सही चीज था बट मिसयूज कैसे कर लिया गया कि भाई आउटसाइड गोत्र करेंगे तो जो दूसरा टेरिटरी होगा जहां की लड़की ब्याह करके लेके आएंगी वो टेरिटरी भी हमारा हो जाएगा, ऐसे इसको मिसयूज करने लगे। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज ध्यान रखिएगा। सो वुमेन वेर कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट, वुमेन को एक ऑब्जेक्ट समझने लगे। वुमेन मैरिज आउटसाइड गोत्र, वुमेन कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट, वुमेन को ऑब्जेक्ट समझने लगे। और दूसरी बात क्या पर हुआ, इस मैरिज अलायंस से एक्सपेंशन करने लगे, है ना। और ये जो यहां पर मैरिज अलायंस होगा वो मैरिज अलायंस बेसिकली एक्सपेंशन के पर्पज से होने लग गया। भाई फला लड़की से शादी हो गई तो वो एरिया भी हमारा हो गया, फला एरिया जो है हम समझाने होगा तो हम अटैक नहीं होगा, इस प्रकार से, ठीक है। एंड इन दिस पीरियड आश्रम सिस्टम कमिंग अप, मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूं, ये इसी स्लाइड पे हो जाएगा, समवेयर हियर आई एम राइटिंग आश्रम सिस्टम। तो आश्रम सिस्टम, तो यहां पर 4 आश्रम सिस्टम आए। फर्स्ट इज ब्रह्मचार, फर्स्ट इज ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार, ठीक है, ब्रह्मचार दैट इज द स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। देन देखो ये आश्रम सिस्टम यू विल सी कि हाँ समवेयर इट इज गेटिंग डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है ना। देन इज गृहस्था, गृहस्था नहीं हाउस होल्ड। देन वनप्रस्था, वनप्रस्था यानी कि हर्मिट। एंड देन सन्यासी, सब कुछ यहां पर जो है वो छोड़ दिया। सो दिस इज अबाउट दिस वाज अबाउट द सोसाइटी। तो मतलब सोसाइटी, इस वाले चार्ट को अपडेट करें अगर हम लोग, तो भाई सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी यहां पर है सर ट्राइबल, एंड फ्रॉम ट्राइबल सोसाइटी नाउ इट इज वर्ना बेस्ड सोसाइटी, वर्ना बेस्ड, या फिर हम लिख सकते हैं क्लासिफाइड सोसाइटी। सोसाइटी में क्लासिफिकेशन हो गया है, क्लासिफाइड सोसाइटी, क्लासिफिकेशन ऐसे लिख लेते हैं, क्लासिफाइड सोसाइटी, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडिंग इज रिलीजन, लास्ट हेडिंग इज रिलीजन। अब देखिए रिलीजन को लेकर यहां पर बात हो रही है तो मतलब अगेन 2 चीजें निकल के आएंगी एज ऑलवेज। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या होगा, ऋग्वैदिक पीरियड में कैसा रिलीजन था, एंड देन लेटर वैदिक पीरियड में कैसा रिलीजन था। इन दोनों की वहां पर बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए ऋग्वैदिक पीरियड में यू विल फाइंड कि भाई यहां पर अब इकोनॉमी सिंपल, कि भाई इकोनॉमी कैसी है सर, पास्टोरल इकोनॉमी है, ठीक बात है सर। सर यहां पर पॉलिटी कैसी है, पॉलिटी अगेन जना है सर। सर सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी यहां पर ट्राइबल है सर। अब आप देखिए इंसान कितना ज्यादा यहां पर क्या है, सिंपल रह रहा है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंस जो है वहां पर आप रिलीजन देखेंगे तो कैसे गॉड सामने आएंगे, कैसी चीजें, ही वॉज अ नेचर वर्शिपर,
ही इज अ नेचर वर्शिपर। जैसे यू विल फाइंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यू गॉड्स इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, अग्नि, इंद्र, राइट, जो गॉड इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पीरियड में, अग्नि, इंद्र, वरुण, है ना, अग्नि गॉड ऑफ फायर, अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्र गॉड ऑफ वॉर गॉड, पुरंदर, पुरंदर ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, वॉर गॉड, देन वरुण वाटर, वरुण पानी के देवता, वाटर गॉड, सोम गॉड ऑफ प्लांट्स, गॉड ऑफ प्लांट्स, देन उषा, उषा अदिति, फीमेल डाइटीज, अदिति फीमेल डाइटीज। These gods are on the forefront in this particular period, ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और फिर उसके बाद वही बातें हैं एज ऑलवेज कि सर 1000 BC आयरन डिस्कवरी, और आयरन डिस्कवरी ने क्या सब चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया साहब? चेंज ये कर दिया कि सर पहले इकोनॉमी जो थी अब वो क्या हो गई, एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गई है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गई है सर तो पॉलिटी कैसी हो गई है, पॉलिटी भी सर जनपद हो गई है। और अगर पॉलिटी जनपद हो गई है तो सर सोसाइटी कैसी हो गई है, वर्णा बेस्ड सोसाइटी हमको देखने को मिल रही है, क्लासिफाइड सोसाइटी है। अगर इकोनॉमी बदलेगी, पॉलिटी बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो रिलीजन ही बदल जाएगा। आप देखिए कहीं अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा टाई फिस है, आप देखोगे वहां की पॉलिटी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप देखोगे वहां पर अगर हम देखेंगे सोसाइटी मतलब डिवाइडेड है, आप देखोगे डिवीजन इज देयर सोसाइटी में, तो ऐसे में क्या होता है वहां पर रिलीजन भी आप देखोगे फोर फ्रंट पे आ जाता है। रिलीजन कम्स ऑन द फोर फ्रंट। इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो यू विल फाइंड दैट, यू विल फाइंड कि भाई कैसा वहां पर इकोनॉमी है, बहुत पुअर कंडीशन हो चुकी है, पॉलिटी स्टेबिलिटी ही नहीं है। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ पाकिस्तान में जिसने आज़ादी के बाद से अब तक कोई 5 साल पूरे किए हों। सोसाइटी में आप देखोगे बहुत डिवीजन हो चुका है वहां पर, रिलीजन एकदम फोर फ्रंट पे है। और ज्यादातर चीजें रिलीजन सबसे ज्यादा कैसी भाई, स्वर्ग और नरक, दोज़ख जन्नत, ये कॉन्सेप्ट आगे चलते हैं। तो वैसे ही आप देखोगे कि यहां पर भी अब जो रिलीजन हो गया, यू विल फाइंड ब्राह्मणिकल रिलीजन। वाई ब्राह्मणिकल रिलीजन या वैदिक रिलीजन? वाई? क्योंकि अब हर चीज जो हो रही है कि आप अच्छा बुरा आपके साथ जो भी हो रहा है, क्योंकि अब वैदिक सैक्रिफाइसेस हो रही है, वैदिक रिचुअल्स हो रहे हैं। आप देखोगे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय सैक्रिफाइस, है ना, वाजपेयी यज्ञ, तो मतलब ये सब यज्ञ कौन करेगा? वन हु इज हैविंग द नॉलेज ऑफ वेद। और वेद की नॉलेज कौन है? ब्राह्मण्स के पास। तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन हमको देखने को मिला और इसलिए ब्राह्मणिकल रिलीजन देखने को मिला, राइट? यही ब्राह्मणिकल रिलीजन हमको देखने को मिला। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम देखेंगे कि जो रिचुअल्स हैं, जो सेरेमनीज हैं, वो कौन कर रहे हैं? दैट इज डन बाय द ब्राह्मण्स। और इस वजह से आप देखोगे कि क्या हुआ, ब्राह्मण्स की जो पोजीशन है, ब्राह्मण्स की जो पोजीशन है इन द सोसाइटी, वो काफी ज्यादा यहां पर राइज हुई। एंड देन दिस ओनली गेव राइज टू ब्राह्मणिकल रिलीजन। से यहां पर आप देखोगे कि मतलब ये वैदिक रिलीजन है ना, वैदिक रिलीजन से यहां पर ब्राह्मणिकल रिलीजन निकल के आया। ठीक है, एंड यही मतलब इट इज लाइक आगे फर्दर गिविंग जो यहां पर चीजें शुरू होती है वो यहीं से निकल के आती है। मतलब लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द वेद, है ना, क्योंकि वैदिक सैक्रिफाइसेस कौन करेगा? ब्राह्मण्स करेंगे। तो ब्राह्मणिकल रिलीजन मतलब वो जो उन्होंने रिलीजन बताया वो यहां से निकल के आया। ठीक है, यू विल फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यू, जैसे कि यू विल फाइंड प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र। प्रजापति क्रिएटर, इजंट इट, है ना, प्रजापति क्रिएटर, राइट? देन विष्णु प्रिजर्वर, विष्णु प्रिजर्वर, एंड देन उसके बाद रुद्र गॉड ऑफ रिचुअल्स। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड कि हाँ यहां पर ये जो प्रोमिनेंट जो पोजीशन है वो इन सब लोगों ने यहां पर ले ली है। ठीक है ना, वो सब यहां पर ले ली है ना। एंड देन यू विल फाइंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स यजुर्वेद, है ना, दैट इज वी कॉल्ड दैट इट इज अ बुक ऑन सैक्रिफाइस रिचुअल्स, है ना,
दैट इज वाई यू विल फाइंड कि यहां पर क्या हमको क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस यू विल फाइंड यजुर्वेद, राइट। यजुर्वेद क्या था, स्टार्ट बात याद करिए, बुक ऑन रिचुअल्स। रिचुअल्स कौन कर रहा है भाई, यू विल फाइंडिंग हियर ओनली, राइट। सिमिलरली यू विल फाइंड कि भाई यहां पर अब अथर्ववेद, अथर्ववेद बुक ऑन मैजिक स्पा, मैजिकल चार्म्स, spells and charms, magical spells, and then Samved, book on music. These Vedas you will find coming into picture. So लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी कहानी जो है वो यहाँ पर होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अपडेट करूंगा तो अब इस अपडेशन में जो यहाँ पर अपडेशन होगा भाई वो क्या होगा कि भाई पहले रिलीजन कैसा है, यहां पर इंसान नेचर वर्शिपर है, नेचर को वर्शिप कर रहा है, लेकिन अब यहां ये चेंजेस हुए एंड नाउ यू विल फाइंड ब्राह्मणिकल रिलीजन कमिंग इनटू पिक्चर, ब्राह्मणिकल रिलीजन कमिंग इनटू पिक्चर। जहां आज हम लेक्चर को छोड़ रहे हैं दैट इज द ब्राह्मणिकल रिलीजन, यहीं से हम लोगों की शुरुआत जो है अगले लेक्चर्स में होगी, ठीक है। यहीं से हम शुरू करेंगे, यहीं से हम चीजों को अब पिकअप करेंगे। तो हमारा ये जो है दोस्तों वो लेटर, ये हमारा पूरा वैदिक पीरियड जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। वैदिक पीरियड का इकोनॉमी, इनका पॉलिटी, इनका सोसाइटी, इनका रिलीजन हमने एक स्लाइड में से कवर करने की कोशिश करी है। ये बाकी मैंने यहाँ पर थ्योरीज दी हैं, आप इन थ्योरी को गो थ्रू करिएगा, ठीक है, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, राइट। सारी कहानी कि भाई आर्यंस कैसे आए थे, एडवेंट कैसे हुआ था, वेयर डिड दे बेसिकली केम फ्रॉम, कहाँ पर आके सेटल हुए, सब सिंधु वाले एरिया में सेटल हुए, है ना। अब जैसे ऋग्वेद जो है कुछ नदियों के नाम रेफर करता है, तो वो नदियों को क्या क्या नाम से बोला जाता था, ये थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो सकता है ना। जैसे आप देखोगे यहाँ पर इंडस को सिंधु कहा गया है ना, 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम को वितस्ता कहा गया है, ब्यास को विपास कहा गया है, चिनाब को अस्किनी कहा गया है, रावी को पुरुषनी कहा गया है ना, सतलज को आप देखो सुतुद्री। तो ये आपके कुछ यहाँ पर इंडस एंड 5 ट्रिब्यूटरीज हो गए। एक और रिवर है जो कि मेंशन है दैट इज सरस्वती, हाँ, जिसको क्या बोला गया है, नादी तरना बोला गया है इन द ऋग्वेद। तो ये कुछ कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपसे पूछ सकता है। ये आइडेंटिफाई करी गई है विद एज घग्गर हाकड़ा चैनल की तरह, जो हरियाणा में, राजस्थान में आपको देखने को मिल रहा है ना। इसका जिक्र हमने इंडस वैली के टाइम पे भी किया था, ये बात भी हो गया है, ठीक है। हाउएवर ऋग्वेद डिस्क्रिप्शन शोज इट टू बी रिवर हाकरावती और प्रेजेंट रिवर हेलमंद विच फ्लोज इन साउथ अफगानिस्तान। वो थोड़ा डिफरेंट भी पर्सपेक्टिव भी आ सकता है ना, ये बात भी यहाँ पर है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो ऋग्वेद में मेंशन करी हैं वो आ सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से टेक्स्ट हैं जो आर्यन कल्चर के बारे में बताते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया अबाउट द, जैसे टेक्स्ट इंक्लूड ऋग्वेद, है ना, 1500 BC। जैसे आप देखोगे अविस्टा ईरानियन टेक्स्ट हो गया, तो ये भी हमको सेम कल्चर, आर्यन कल्चर के बारे में बता रहा है, कॉमन चीजें मिल रही हैं हमको, है ना। जैसे आप देखोगे होमर का वर्क 900 BC से 800 BC, ओडिसी, ये हम सब ये टेक्स्ट है जो हमको सेम आर्यन कल्चर के बारे में चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक बात है। फिर उसके बाद क्या क्या ट्रेड्स थे यहाँ पर आर्यन कल्चर के, तो देखिए ये हॉर्स एंड वॉर चॉरियट्स, हॉर्स के काफी यहाँ पर ये लोग जानते थे, हॉर्स राइडिंग, मतलब हॉर्स एक प्रोमिनेंट चीज था इनकी लाइफ में। स्पोक्ड व्हील यहाँ पर था, इन ये लोग उसके लिए अवेयर थे यहाँ पर। काउ, पिट ड्वेलिंग, क्रीमेशन, फायर कल्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इनके लाइफ में, राइट। एनिमल सैक्रिफाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ, हम समझ ही रहे, देख ही लिया हमने पूरा, है ना। देन देखिए स्पेशली हॉर्सेस, सोम, लैंग्वेज, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिए गए। जैसे हॉर्सेस की बात करेंगे तो यूनिक फैक्टर जो आर्यन कल्चर में था वो है, आप देखोगे, रिफर टू एज अश्व, अश्व मतलब हॉर्स। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया एंड कॉग्नेट्स अपीयर इन द संस्कृत, अवेस्टा, ग्रीक, लैटिन, सब में हमको ये इसके बारे में यहाँ पर देखने को मिला है। आपको देखोगे ऋग्वेद में 215 बार ऋग्वेद के अंदर ये अपीयर हुआ है। इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोई और एनिमल अपीयर नहीं हुआ है, ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। हॉर्सेस को लेकर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाएगा कि भाई नो अदर एनिमल्स आर मेंशन्ड इन सो फ्रीक्वेंटली, हॉर्स के बारे में लिख दिया गया, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखो काऊ की बात करेंगे तो काऊ के लिए वर्ड यूज क्या हो रहा है, गो, गौ, है ना, गौ, गौ, तो अपीयर्स 176 टाइम्स। ये देखिए यहां पर वृषभा, बुल के लिए 170 टाइम्स, हाईलाइटिंग द कैटल रियरिंग,
कि भाई कितना पैस्टोरलिज्म हो रहा होगा, कैटल रियरिंग चल रही होगी, ये सब बातें हो गई हैं, है ना। कैटल रियरिंग चल रही है, कैटल रियरर्स डोमिनेटेड बाय हॉर्स बेस्ड एरिस्टोक्रेसी, हॉर्स बेस्ड सोसाइटी यहाँ पर जो है चल रही है, हमने देखा। देन उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि देयर इज द एब्सेंस ऑफ टाइगर एंड राइनासिरोस इन द ऋग्वेद ड्यू टू सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस। सेंट्रल एशिया के इन्फ्लुएंस की वजह से ये दोनों का एब्सेंस हमको देखने को मिलता है, ठीक बात है। और कौन से एनिमल्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन एनिमल्स, लायन, डियर, बफलो, एलिफेंट हैव फ्यूअर मेंशंस इन द कंट्रास्ट टू हॉर्स, काऊ, बुल। है मेंशन बट फ्यूअर मेंशन आपको देखने को मिलता है लायन, डियर, बफलो का, ठीक है। तो ये एक तो एस्पेक्ट हो गया इनका। देन वॉर चैरियट्स की बात करेंगे तो यस, वॉर चैरियट्स होंगे तभी वो लोग यहाँ पर वॉर वगैरह जो है वो जीत पाए, बिकॉज वो सब चीजें उनके पास नॉलेज थी। स्पोक्ड व्हील उनके पास था, ये अपीयर होता है इन हिसार, ईरान एंड नॉर्थ कॉकस माउंटेन्स जो है वहां उसके अराउंड 2300 BC हमको स्पोक्ड व्हील देखने को मिलता है। तो ये 6 स्पोक्ड व्हील चैरियट डिपिक्टेड ऑन अ सिलिंड्रिकल सील फ्रॉम हिसार अराउंड 1800 BC। 1800 BC में हमको इसके बारे में थ्रू पता चलता है हिसार से, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा लैक स्पोक्ड व्हील्स, टॉय कार्ट्स हैव सॉलिड व्हील्स, और जो टॉय कार्ट्स हमको मिली थी हड़प्पा में वो सॉलिड व्हील्स की थी, उसमें स्पोक्स नहीं बने हुए थे। तो ये कुछ यहाँ पर चीजें हैं। देन उसके बाद ये पिट ड्वेलिंग्स में इस प्रकार से रह रहे थे, ठीक बात है, ये भी हो गया। क्रिमेशन यहाँ पर कैसा था, आप देखिए ये प्रैक्टिस इज सपोर्टेड बाय वैदिक अवेस्टन, दोनों में हमको दिख रहा है। होमरिक टेक्स्ट में भी हमको यहाँ पर पता चलता है कैसे वो लोग यहाँ पर जो है क्या कर रहे होंगे, क्रिमेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो अराउंड 1500 BC प्रैक्टिस इन बोथ यूरोपियन एंड एशियन इंक्लूडिंग द चाइनीज पार्ट ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल एशिया। तो ये इसके अराउंड जो है किस प्रकार का क्रिमेशन जो है वो प्रैक्टिस हो रहा होगा, राइट। अर्लीस्ट एविडेंस जो हमको इंडिया सबकॉन्टिनेंट से मिलते हैं वो मिलते हैं स्वात वैली से, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका एक प्रिलिम्स बेस्ड स्टेटमेंट हो सकता है। स्वात वैली से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फायर कल्ट की बात यहाँ पर हमको मिली। फायर कल्ट एक स्पेशल ट्रेट है आपका इंडो आर्यंस का एंड इंडो ईरानियंस का। फायर अल्टार है ना, यानी कि वेदी, इसका मेंशन ऋग्वेद के अंदर भी किया गया है ना, अवेस्टा के अंदर भी इसका मेंशन मिला है। हड़प्पा में फायर अल्टार जो है डोंट मैच टेक्सचुअल प्रिस्क्रिप्शंस और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो हड़प्पा के जो फायर अल्टार्स थे वो टेक्सचुअल जो प्रिस्क्रिप्शन बताए गए हैं कि ऐसा था उससे मैच नहीं करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। फायर वर्शिप जो है शुरू हुई फाउंड यूक्रेन में, मतलब ये थोड़ा सा हो गया कि भाई वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पर कब कब मिली है हमको। एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में हमने अभी देखा कि हाँ ठीक है भाई, एनिमल सैक्रिफाइस हो रहा था। हॉर्स सैक्रिफाइस अश्वमेध की बात हम करेंगे, है ना। स्वास्तिक, ये देखिए इट वाज कंसीव्ड एज अ मार्क ऑफ आर्यनिज्म की मार्क इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कई जगह हमको अलग अलग जगह, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरह का स्वास्तिक हमको मिला, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर हेटाइट सिविलाइजेशन 1800 BC में ऐसा हमको देखने को मिला, राइट। ये देखिए आपको क्रेटन सिविलाइजेशन 1900 BC कुछ ऐसा यहाँ पर हमको स्वास्तिक सिंबल मिल रहा है। यहाँ पर मेसोपोटामिया में इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। सो ये हमको अलग जगह देखने को मिला। बाय दिस टाइम इट हैड बीन अडॉप्टेड बाय द आर्यंस ने इसको फिर यहाँ पर अडॉप्ट किया था। स्वास्तिक के बारे में हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर फिर अब ये इनकी आप देखेंगे ऋग्वेदिक की ट्राइब्स एंड वॉर, ट्राइब एंड फैमिली, मटेरियल लाइफ क्या थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा हो गया, रिलीजन कैसा है, ऋग्वेदिक गॉड्स, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट, कैसे कैसे यहाँ पर चीजें हो रही थी, कैसे यहाँ पर अब ट्राइब्स जो है, ट्राइब्स लड़ रही हैं। ऋग्वेद मेंशन करता है फाइटिंग फॉर व्हाट, काउज, ठीक है ना। 30 ट्राइब्स का मेंशन आपको ऋग्वेद के अंदर मिलता है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, है ना। ये देखिए 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, यादू, तुर्वशा, पुरु, अनु, है ना, द्रुयु, पुरु एंड भरत, ये डोमिनेंट ट्राइब्स थे यहाँ पर ना। ट्राइब्स आर फाइटिंग, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लोग ट्राइब्स में आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ दासास दासियूस की बात है, ठीक है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड, हाँ दिस इज द बैटल ऑफ, यहाँ 10 राजन वाली बैटल हो गई, कैसे यहाँ 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस एक तरफ हो गए, 10 राजन, एंड देन इसकी सब जिक्र जो है ऋग्वेद में हुआ है। सो प्लीज गो थ्रू, मैंने आपको ये सब चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं सो दैट आप इसको ना रीड कर पाओ। अब देखिए मैं इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ, तो लेट अस सी कि यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। PYQ उसको जरा जिक्र करते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये आपका PYQ जो है वो क्या कह रहा है, PYQ इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट 2024 का PYQ। अब देखो ये ना एक्चुअली वैदिक पीरियड के अंदर जा रहा है बिकॉज उपनिषद की वजह से, जिसको बेसिकली हम लोग डिटेल से लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो आर्ट एंड कल्चर के अंदर बेसिकली कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स, ठीक बात है। दूसरा, उपनिषद्स वेर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण, तो यहां पर पूछ रहा है करेक्ट कौन कौन सा है, तो देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स, जो कि एक आप देखोगे लिटरेचर में हम लोग पढ़ेंगे कल्चर में तब समझ में आएगा, बट यस देयर यहाँ पर पैराबल्स थे। देन उपनिषद वेर कंपोज अर्लियर देन पुराण,
पुराणों से पहले उपनिषदों को यहाँ पर जो है वो कंपोज किया गया था। दिस स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ जाएंगे, देखिए अ पैराबल इज अ शॉर्ट डायलेक्टिक स्टोरी दैट कन्वेज मॉरल और फिलोसफिकल लेसन्स। उपनिषद कंटेन पैराबल्स, उपनिषद में पैराबल्स हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे स्टोरी ऑफ याम एंड नचिकेत, इनके बारे में स्टोरी यहाँ पर है। तो पैराबल क्या होता है? एक शॉर्ट स्टोरी है, और ऐसे उपनिषद में हमको शॉर्ट स्टोरीज मिलती हैं, है ना। कट उपनिषद में आपको यहाँ पर मिलेगा, कठा उपनिषद में मिलेगा। स्टेटमेंट टू करेक्ट है, क्योंकि वेदास जो है वो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं इन इंडिया, विद ऋग्वेद बीइंग द अर्लीस्ट। एंड आप देखोगे फिर लेटर वैदिक एज में हमको बाकी यहाँ पर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मिला, अलॉन्ग विद ब्राह्मणास, अर्यंकास और उपनिषद। तो ये हमको मिलते हैं। पुराण आप देखोगे, पुराण जो है बिलोंग टू द इतिहास पुराण ट्रेडिशन, जो आप देखोगे वो आता है फर्स्ट मिलेनियम CE AD के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो यस, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो 2 ओनली हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, अब ये स्टेटमेंट देखिए, विद रेफरेंस, ये आपका 2017 में पूछा गया सवाल है, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली। अब देखो ऋग्वेद और इंडस वैली को यहाँ पर क्रॉस करके पूछा है। ऋग्वेदिक आर्यंस जो है यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर। क्या ये इसका इस्तेमाल कर रहे थे? अब जाहिर सी बात है, ये आर्यंस आए हैं, ये हॉर्स पे आए हैं, तो होगा इनके पास। वेयर एज द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। क्या मैंने ऐसा कुछ जिक्र किया? नहीं किया। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ऑलमोस्ट 2 दिख रहा है, ठीक बात है सर। दूसरा देखिए, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। क्या उनको सिर्फ कॉपर एंड आयरन के बारे में पता था? अच्छा देखते हैं। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। क्या ये लोग अवेयर ही नहीं थे इस एनिमल से? ये यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यूपीएससी ने इसका आंसर यहाँ क्या सी दे रखा है, सीधी बात है। उन्होंने कहा कि यस, ये बात यहाँ पर उन्होंने ट्रू मान के चले हैं, ये वाले बात यहाँ पर ट्रू मान के चले हैं। एंड ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, whereas इंडस वैली न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। तो भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, while द इंडस वैली के जो लोग थे यूज्ड कॉपर, ब्रॉन्ज, है ना। ब्रॉन्ज के बारे में जिक्र ही नहीं कर रहा है उसमें, लैकिंग आयरन। तो जाहिर सी बात है, एक अगर हमको ये स्टेटमेंट पता होता कि आयरन की इंफॉर्मेशन तो इंडस में थी नहीं ना, आयरन की इंफॉर्मेशन तो कब मिलती है? 1000 BC में, और वो हमको मिलती ही है ऋग्वेदिक पीरियड या आपका वैदिक पीरियड में। तो जब वहां मिल रही है तो इसका मतलब 2 तो गलत ही हो गया, और 2 गलत हो गया तो मतलब ये और ये गलत हो गया। 1 आपको पता है कि सही है ही, 3 और देखना था। यस, ऋग्वेदिक आर्यंस जो है वो डोमेस्टिकेटेड हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया था, और इंडस वैली के लोग को हॉर्स के बारे में नहीं पता था। अब वो बात अलग है कि हमको वहाँ कहीं हॉर्स की कुछ कुछ जो है हमको कहीं हमको देखते हैं कि टेराकोटा की चीज बने मिले, लीव दैट पार्ट, बट यूपीएससी इज सेइंग दैट आंसर इज 1 and 3। यहाँ पर ये मान के चल रहा है सही, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी हैं, प्लीज सी। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस कैसा था प्राइमरीली? व्हाट टाइप ऑफ रिलीजन, कैसी वर्शिप करते? 2012 का ये आपका सवाल है। रिलीजन कैसा था यहाँ पर इनका? भक्ति है? नहीं है भाई। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, इमेज वर्शिप, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, यज्ञ करते थे। सी, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? देखिए करेक्ट आंसर सी हो गया आपका, ठीक है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। जरा ये देखिए 2004 का यहाँ पर सवाल है। Which of the following 4 Vedas contains an account of magical charms? क्लियर हो गया, मैजिकल चार्म्स अथर्ववेद हो गया, है ना। ये सारे हमने यहाँ पर देखे, तो ये क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखिए, द टर्म आर्यन डिनोट्स, 1999 का सवाल है। अब ध्यान रखना कि यार इस पे ना बड़ा डिबेट टाइप का रहता है कि क्या एक्चुअली था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये आर्यन वर्ड हमने बात करी है कि सर ये आर्यन आर्या से आया है, और यहाँ इनके बीच इनके डिस्प्यूट यही था कि यार ये कहाँ से आए होंगे। और ये कहा गया कि भाई जो ये जहाँ पर ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोली जाती होगी ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जहाँ बोली जाती होगी, कॉमन होमलैंड जहाँ होगा इनका, है ना, जहाँ हम ये पता कर पाए कि भाई ये लैंग्वेज कहाँ बोलते होंगे, इंडो यूरोपियन, तो वहां से आए होंगे। तो बेसिकली द टर्म आर्यन डिनोट्स व्हाट? अ स्पीच ग्रुप, इसको डिनोट करता है, ये बात ध्यान रखिए, स्पीच ग्रुप को डिनोट करता है। ये आंसर यूपीएससी दे रहा है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर क्या है? 1996 का क्वेश्चन, एक सिंपल, सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती या गंगा। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। सो आप देखिए वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ वेदास, हमने देख लिया। रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज सिंधु, इसका जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है, मेंशन्ड ओवर 150 टाइम्स ज्यादा यहां जिक्र किया गया है। ओल्डेस्ट नोन हिंदू टेक्स्ट जो आपका है ऋग्वेद, सिंधु इज आइडेंटिकल टू इंडस रिवर, ये बात भी यहां पर है। एंड ऑफ कोर्स अदर रिवर्स जो मेंशन्ड हैं, सरस्वती मेंशन्ड है। देखो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी मेंशन्ड नहीं है, तो सरस्वती इज मेंशन्ड, यमुना इज मेंशन्ड, गैंजीज इज मेंशन्ड, ठीक है। और ये सरस्वती को नदी तरना बोला गया है, राइट, बेस्ट ऑफ द रिवर्स में इसको यहां पर बोला गया।
तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई कौन सा रिवर जो है यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, ऐसा सवाल हो सकता है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ 3। 1996 में पूछा कि इनमें से कौन 3 में से बिलोंग, कौन एक जो है अलग है। तो देखो कुल, कुल इज बेसिकली, कुल एक तरह का हो गया फैमिली, कुल है ना। देन वंशा, देन गोत्र, ये सब आपकी कुछ सोसाइटल चीजें हैं, फैमिली रिलेटेड चीजें हैं। बट कोष क्या होता है? ट्रेजरी, है ना, कोषाध्यक्ष। व्हाट इज कोष? ट्रेजरी। तो ये वहां से आते हैं, ठीक बात है, ये क्वेश्चन यहां पर बन गया है। देन उसके बाद आप देखिए यहां पर, अब ये चीज मैं आपको ना जब इसको और रेफर करूंगा, पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन कॉस्मोजेनिक आइडिया, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 युग। अब वैसे तो ये बड़ा सिंपल है कि भाई 4 युग कैसे कैसे आए, है ना, ये 4 युग की बात हो रही है, पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, है ना, जो आप बेसिकली यहाँ जानते होगे कि हाँ भाई पहला जो है यहाँ पर, ये देखिए पहले हम बोलेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कृता युग हो गया, देन उसके बाद त्रेता युग हो गया, है ना, देन द्वापारा युग हो गया, द्वापार युग हो गया, देन काली युग हो गया। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बोला गया है बेस्ड ऑन युग ट्रेडिशन टेबल गिवन बिलो, हम निकाल सकते हैं। तो पहले सत्य हो गया, देन त्रेता, देन द्वापार, देन काली, ठीक है। तो ये आपका एक जो है हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से इस प्रकार से यहाँ पर ये साइकिल रही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कृता, त्रेता, द्वापारा और काली, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। देन उसके बाद आप देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्लीज सी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ वेद। अब देखो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको यहाँ पर आप नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। यहाँ ब्रह्मवादिनी के बारे में बात हुई है, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आपको हिम्स हैं जो ब्रह्मवादिनी इन लोगों ने कंपोज करी वेद की, है ना। वो कौन सी है? लोपामुद्र, गार्गी, लीलावती, सावित्री, ठीक है। आपको जैसे ए यहाँ पर मिलेगा, मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन में ले जाता हूं। इफ यू सी, यहां लिखा है कि ब्रह्मवादिनी रिफर्स टू अ वुमन हु सॉट स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज ले रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ब्राह्मण, राइट, द अल्टीमेट रियलिटी। अब ब्रह्मा की बात हो रही है ना, ब्राह्मण, ब्रह्मा, तो जो अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म है उसकी नॉलेज जो ले रहा है दैट इज ब्रह्मवादिनी, ठीक बात है। दीज वुमेन क्या कर रही हैं? एसेटिक्स, दे आर नोन फॉर देयर इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, पोएटिक एबिलिटीज, कॉम्पोजिशंस ऑफ वैदिक हिम्स। और यही ब्रह्मवादिनी जो हैं, जो ब्रह्म की इंफॉर्मेशन नॉलेज रखती हैं, वो यहाँ पर हिम्स बना रही हैं। प्रोमिनेंट यहाँ पर वैदिक स्कॉलर्स कौन कौन सी हैं ब्रह्मवादिनी? जैसे आप देखोगे तो एक हो गया मैत्रेय, एक हो गया विश्वम्भरा, अपाला, लोपमुद्रा, ये यहाँ पर कुछ नाम हैं जो ब्रह्मवादिनी के हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मवादिनी यहां से ये आता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, लोपामुद्रा, ठीक है। तो ये बात सिंपल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये जो वर्ड है, द वर्ड हिंदू 1995 में पूछा गया, एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वॉज फर्स्ट यूज बाय, किसने यूज किया था? अरब्स ने। डी, ध्यान रखिएगा, अरब्स ने कहा था इनको हिंदू, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, द वर्ड हिंदू इज राइट फ्रॉम द वर्ड सिंधु, रिफरिंग टू द रिवर सिंधु। अब यहां पर आप देखिए, ओरिजिनली क्वाइंड बाय द पर्शियंस, लेटर अडॉप्टेड बाय द अरब्स टू रिफर टू द पीपल हु लिव्ड बियॉन्ड द लैंड ऑफ सिंधु। The term Hindu actually came into popular usage with the arrival of Arabs and the Turks. Popular usage तभी हुआ, over time फिर आप देखोगे ये term जो है हिंदू began to be used to refer to the people living in the Indian subcontinent. तो ये वर्ड बात हो रही है यहाँ पर, the word Hindu as reference, ये कब शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया, वो यहाँ पर हो गया, क्लियर। तो आई थिंक यही यहाँ पर चीजें हैं, और ये PYQs यहाँ पर प्रीवियसली पूछे भी गए हैं, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए भाई लोग, तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। काफ़ी सारा मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी नोट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी आप गो थ्रू करिएगा, आपके लिए और आसान हो जाएगा, मतलब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जय हिंद एंड जय भारत।